फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि 18(1)(c) एंड D में कोई 18(1)(a)(b) के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माने तो कि 18(1)(a) है ना फ्रेंड्स, वो तब अप्लाई होता है जब आप कंप्लीटली फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो अंडर कंपलसरी कैटेगरी। 18(1)(b) है ना फ्रेंड्स, वो तब अप्लाई होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो वॉलंटरी बेसिस पे। बट इन बोथ द केसेस यू आर गोइंग फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन। वाइल जो 18(1)(c) एंड 18(1)(d) है ना फ्रेंड्स, वहां पे जो पहला टर्म यूज हुआ है दैट इज वेरी क्लियरली दैट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम or a registered person who was dealing earlier in exempt supply ceases to be exempt. So 18(1)(c) and 18(1)(d) talks about, in both the cases it talks about a registered person. So we are not talking about a person who is going for new registration. Rather we are talking about those people who are already registered under GST Act and now under GST Act were earlier following composition scheme and now opt out of composition scheme, or earlier following earlier were dealing in more than one product and one of the product was exempt and now that exempt becomes taxable. In short, the person has to be registered first. अगर मान लो कि कोई ऐसा बंदा हो जो पहले एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा था और वो एग्जाम था तो वो भी रजिस्टर्ड नहीं था, एंड वन फाइन डे वो प्रोडक्ट टैक्सेबल हो जाए और उसके कारण वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, तो ही विल नॉट फॉल अंडर 18(1)(c) और D, ही विल स्ट्रेट अवे फॉल अंडर 18(1)(a). लॉजिकल रीजन उतना ही है कि यू आर ऑप्टिंग आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम. नो, यू आर सीजीज टू बी, डीलिंग इन सीजीज टू बी एग्जाम सप्लाई, यस, बट यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन. यू आर अर्लियर अनरजिस्टर्ड एंड नाउ यू विल गो फॉर रजिस्ट्रेशन. जबकि 18(1)(c) एंड D तब अप्लाई होता है जब आप पहले से रजिस्टर्ड हो. हाँ, ये हो सकता है कि आप पहले एग्जाम सप्लाई में डील कर रहे थे बट आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे अंडर RCM कंपोनेंट, या आप कोई और रीजन से कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे और अब आपका जो एग्जाम सप्लाई वो टैक्सेबल हो जाता है. तो यस, यू कैन से कि रजिस्टर्ड पर्सन who were dealing in exempt supply, that supply ceases to be exempt, तो I shall claim benefit of 18(1)(c) and D. तो वहां आपको बेनिफिट मिल जाएगा. बट फर्स्ट यू नीड टू कीप इन माइंड कि फॉर 18(1)(c) and D you need to be a registered person. If you are not a registered person, आपको कभी भी 18(1)(c) and D में क्रेडिट नहीं मिलने वाला है. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी गुड्स का हमें क्रेडिट चाहिए, जो भी गुड्स का हमें क्रेडिट चाहिए एज पर 18(1)(c) एंड 18(1)(d. मान लो कि 18(1)(c) की मैं बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली दैट इज वेयर यू ऑप्ट आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम. तो जिस दिन तुम कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलोगे उस दिन का स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा. When I talk about 18(1)(d, तो मैं कोई ऐसी चीज में डील कर रहा हूं जो एग्जम्प्ट है एंड वन फाइन डे वो टैक्सेबल हो जाता है. तो जिस दिन वो हुआ उस दिन जो स्टॉक पड़ा हुआ है मुझे उसकी क्रेडिट की बात करनी है. सो ऑलवेज थिंक ऑफ दैट कि आपके पास उस दिन जो भी स्टॉक पड़ा होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा. लेट अस अंडरस्टैंड कितना क्रेडिट मिलेगा. तो कि ऐसा बोला हुआ है कि उस दिन मेरे पास जो भी गुड्स पड़े होंगे उन सब का क्रेडिट मिल जाएगा. एंड गुड्स नॉट ओनली इंक्लूड्स इनपुट बट ऑल्सो विल कवर कैपिटल गुड्स. सो ये 18(1)(c) एंड D ये दो ऐसे क्लॉज है जो इनपुट्स जो पड़े होंगे उसका तो क्रेडिट अलाउ कर ही रहे, प्लस जो कैपिटल गुड्स पड़े होंगे उसका भी क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं. सो यू विल नॉट ओनली गेट क्रेडिट ऑफ इनपुट्स, यू विल ऑल्सो गेट क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स. इनपुट एज वेल एज कैपिटल गुड्स, आपको दोनों का क्रेडिट मिलने वाला है फ्रेंड्स. जबकि 18(1)(a) एंड B में आपको ओनली इनपुट का क्रेडिट मिलता है, आपको कभी भी कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हम लोग बात करते हैं फ्रेंड नवकार इंस्टीट्यूट के एग्जांपल से. मान लो कि नवकार इंस्टीट्यूट की बात करें तो वी आर इनटू CA कोचिंग, वी आर इनटू CS कोचिंग, वी आर इनटू ICWA कोचिंग, वी आर इनटू CPA कोचिंग, वी आर इनटू ACCA, वी आर इनटू CMA, वी आर इनटू इंटरनेशनल CFA and such other professional courses across the world. Over and above that, we are also running a school. So 9, 10th, 11th and 12th ये चार स्टैंडर्ड्स हम लोग पढ़ा रहे हैं. तो ये जो स्कूल है वो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जाऊं और दूसरा जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, मान लो कि दोनों के दोनों एक ही पैन कार्ड के अंदर चल रहे हैं. शायद प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट इन रियलिटी ऑल्सो दोनों बिजनेस हम अलग अलग नाम पे कर रहे हैं, दोनों का मैनेजमेंट भी अलग अलग है. बट फिर भी मान लो कि अगर दोनों बिजनेस एक ही नाम पे चल रहे हैं अंडर वन पैन कार्ड, तो इन दैट केसेस आई मे अज्यूम दैट वन पैन कार्ड में जो बिजनेस चल रहा है उसमें कुछ कंपोनेंट टैक्सेबल है, कुछ कंपोनेंट एग्जम्प्ट है.
अब टैक्सेबल वाले जो कंपोनेंट होंगे उसके लिए जो भी गुड्स हमने बाय किए होंगे उसका तो क्रेडिट हमने लिया ही होगा। जैसे CA/CS की बात करूं तो आपके जो क्लासरूम है जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिटोरियम, यहाँ पे 12-13 AC लगा है, वो सारे AC का हमने क्रेडिट लिया होगा। सेम वे यहाँ पे 2 प्रोजेक्टर है, वो सारे प्रोजेक्टर का क्रेडिट हमने लिया होगा। ये क्लास में यूज करने के लिए जो मार्कर पेन्स हम लोग यूज करते हैं उसका क्रेडिट लिया होगा, डस्टर्स यूज करते हैं उसका क्रेडिट लिया होगा, यहाँ जो बेंचेस लगाई है, यहाँ जो कारपेट स्प्रेड किया हुआ है, इन सब का क्रेडिट हमने लिया होगा। सिंस एवरीथिंग इज यूज्ड in what we say as taxable supply. Similar manner स्कूल में भी तो हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डाला हुआ है, वहां पे भी तो AC फिट किए है, वहां पे भी तो प्रोजेक्टर फिट किए, वहां पे भी तो कारपेट है, वहां पे भी तो बेंचेस है, वहां भी मार्कर पेन है, वहां पे भी डस्टर है, तो उन सब का क्रेडिट हमने नहीं लिया होगा। बट मान लो कि वन फाइन डे वो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाता है, तो उस टाइम पे जो भी मार्कर्स, जो भी डस्टर्स हमारे पास स्टॉक में पड़े होंगे, गुड्स के फॉर्म में पड़े होंगे, उन सब का क्रेडिट हम ले सकते हैं। ओवर एंड अबव दैट जो AC एंड प्रोजेक्टर है हम उसका भी क्रेडिट ले सकते हैं। क्यों? तो कि AC एंड प्रोजेक्टर विल नाउ बी यूज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई। अब तक भले वो एग्जाम में यूज हुआ है, बट नाउ दैट विल बी यूज्ड इन एग्जाम सप्लाई। सो 18(1)(c) and D says whatever goods in form of input are there. Input includes input as well as semi-finished goods as well as finished goods, जो हमने 18(1)(a) और B में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इनपुट विल कवर ऑल द थिंग्स, मटीरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स। ओवर एंड अबव दैट दिस 18(1)(d) सेज आपको हम कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी अलाउ करने वाले हैं। तो जो भी कैपिटल गुड्स आपके पास स्टॉक में पड़े आप उसका क्रेडिट ले जाओ। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैपिटल गुड्स की क्रेडिट की हम बात करते हैं वो कभी फुल नहीं मिलेगा। कोई बोले क्यों? तो क्या फ्रेंड्स थोड़ा तो लॉजिक अप्लाई करो। अगर आप ये सोचते हो कि अब तक आप कंपोजिशन स्कीम में थे और कल से आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाते हो, तो जितने दिन तक कैपिटल गुड्स कंपोजिशन स्कीम में यूज हुए उतना तो क्रेडिट नहीं मिलेगा ना फ्रेंड्स। हाँ, जिस दिन वो कंपोजिशन से बाहर निकल गया उसके बाद जो कैपिटल गुड्स की रिमेनिंग लाइफ हो आप उसका क्रेडिट ले जाओ, चलो। बट जितना पीरियड वो कंपोजिशन में यूज हुआ, या सेम वे अब तक एग्जाम था, तो जितना लाइव कैपिटल गुड्स का एग्जाम के रिलेटेड है उतना क्रेडिट थोड़ी देंगे आपको। जितना बाद वाले पीरियड के लिए, दैट इज टैक्सेबल पीरियड के रिलेटेड है, उतना क्रेडिट आपको मिलेगा। सो इनपुट जो स्टॉक में पड़ा होगा ना उसका फुल क्रेडिट ले जाओ, बट जो कैपिटल गुड्स है उसका प्रपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा, उसका फुल क्रेडिट नहीं मिल सकता तुमको। कीप दैट इन माइंड, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा बट यू विल गेट ओनली प्रपोर्शनेट क्रेडिट, यू विल नॉट गेट full credit of capital goods. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन आई से प्रपोर्शनेट क्रेडिट जो कैपिटल गुड्स का मिलेगा वो कैसे गिनना है, तो उसके लिए मैकेनिज्म दिया हुआ है, क्वार्टरली कैलकुलेशन है। क्या बोला है कि पर क्वार्टर or a part of the quarter for which that capital goods were used earlier, तो उसमें 5% क्रेडिट जाने दो। मीन्स तो कि कितने पीरियड के लिए उसे कंपोजिशन स्कीम में यूज किया, कितने पीरियड के लिए उसे एग्जाम सप्लाई में यूज किया, जितना पीरियड है उसे फाइनेंशियल क्वार्टर्स में डिवाइड कर लो। सो फॉर एग्जांपल मैं मार्च महीने में कैपिटल गुड्स लाता हूं और अप्रैल से मैं कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाता हूं, या मान लो कि अप्रैल में कोई पर्टिकुलर डे से मेरी प्रोडक्ट टैक्सेबल हो जाती है, तो वैसे तो मार्च एंड अप्रैल माने एक क्वार्टर जनवरी टू मार्च का काउंट होगा, दूसरा क्वार्टर अप्रैल टू जून का काउंट होगा। कोई बोले सर मार्च से अप्रैल 3 महीने टोटल नहीं गिनने के, नहीं फ्रेंड्स, यू हैव टू काउंट फाइनेंशियल क्वार्टर। सो जनवरी से मार्च इज योर फर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर and April to June is your second financial quarter. Rather, both of them are in form of part of the quarter, but as we understand, a part of the quarter is also a quarter. So ये जो दो पार्ट है, जनवरी से मार्च एंड अप्रैल से जून, ये दो क्वार्टर यानी हर क्वार्टर का 5% यानी दो क्वार्टर का 10%, तो कि 10% क्रेडिट तुम्हें मिलेगा, बाकी का 90% क्रेडिट, 10% क्रेडिट तुम्हारा जाएगा, बाकी का 90% क्रेडिट तुम क्लेम कर लो। सो अगर मान लो कि जस्ट पुटिंग एन अजम्पशन के 1 लाख का टैक्स पेड था उस कैपिटल गुड्स के ऊपर, तो उसमें से 2 क्वार्टर के हिसाब से 10% क्रेडिट फॉरगो कर लो और बाकी का 90% क्रेडिट तुम ले जाओ, अज्यूमिंग तुमने 2 क्वार्टर्स के लिए उसे कंपोजिशन में या एग्जाम पार्ट में यूज किया था। अगर कोई बोले सर 3 क्वार्टर, तो बेटा 15% क्रेडिट ले जाओ, 15% क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगा और 85% क्रेडिट ले जाओ। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड यू हैव यूज्ड इट इन कंपोजिशन स्कीम एज वेल एज फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड यू हैव यूज्ड इट इन एग्जाम सप्लाई, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड इट। कीप दैट इन माइंड कि हर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर के लिए 5% रिडक्शन आएगा।
और कोई बोले सर ये 5% कहां से आया, तो एक्चुअली उसका भी लॉजिक है. 5% इज व्हाट दे से फॉर ईच क्वार्टर. So 1 quarter will have 5%. In 1 year you will have 4 quarters. So in 1 year you will count 20%. So in 1 year if you count 20%, in 5 years you have to count 100%. According to them, the life of the capital goods is 5 years. So if life is 5 years, you just try and find out कि what period is used out of that. And accordingly, as per 18(1)D, आपको बाकी का अमाउंट का क्रेडिट मिल जाएगा. Same way as per 18(1)C, भी आपको बाकी की अमाउंट का क्रेडिट मिल जाएगा. The life of capital goods is assumed as 5 years under GST. So I think everybody understands section 18(1)C and 18(1)D. Now, जो कंडीशन हमने 18(1)A में पढ़ा था, जो कंडीशन हमने 18(1)B में पढ़ा था, सेम टू सेम कंडीशन यहां पे भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. एंड दैट इज नो क्रेडिट विल बी अलाउड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. सो इनवॉइस डेट से 1 ईयर खत्म हो गया तो आपको 1 भी रुपए का क्रेडिट अलाउ नहीं होगा. एंड व्हेन आई से इनवॉइस डेट से 1 ईयर खत्म हो गया तो आपको 1 भी रुपए का क्रेडिट अलाउ नहीं होगा. मीनिंग देयर बाय, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने कैपिटल गुड्स बाय किए या मैंने इनपुट्स बाय किए, वो इनपुट और कैपिटल गुड्स मेरे पास आज स्टॉक में पड़े हैं, बट अगर 1 साल के पहले का पीरियड है ना, तो फ्रेंड्स 1 साल पहले बाय किया था, यानी 1 साल से ज्यादा पीरियड पुराना है वो, तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता. ऑब्वियसली इनपुट के लिए तो ये रूल हमने 18(1)A में विद एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, बट सेम लॉजिक विल नाउ बी अप्लाइड फॉर कैपिटल गुड्स आल्सो. कोई बोले सर कैपिटल गुड्स के लिए ये रूल कैसे एप्लीकेबल होगा? अभी तो आपने 18(1)D में बोला, सी में बोला कि कैपिटल गुड्स की तो 5 साल तक क्रेडिट मिल सकती है. 5 साल में से जितना पीरियड यूज हुआ वो माइनस करके बाकी का क्रेडिट ले लो. फ्रेंड्स, आई एग्री विद दैट, बट दैट इज मेंशन इन 18(1)C एंड 18(1)D. दैट इज नॉट मेंशन इन 18(2). 18(1)C और 18(1)D में ये लिखा है कि जो भी तुम्हारे पास कैपिटल गुड्स पड़े होंगे उसका 5 साल के हिसाब से जितना पीरियड खत्म हुआ है उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा, बाकी का पीरियड का क्रेडिट मिल जाएगा. बट एज पर 18(2) विच इज अ जनरल क्लॉज विच वेरी क्लियरली सेज कि 18(1)A हो, 18(1)B हो, 18(1)C हो कि 18(1)D हो, क्रेडिट तभी मिलेगा व्हेन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इज नॉट एक्सपायर्ड. सो भले तुम्हें 18(1)D के हिसाब से 3 साल पुराने कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल रहा हो, बट 18(2) will restrict that credit availability if 1 year has already expired. So practically अगर 1 साल के पुराना कैपिटल गुड्स होगा ना तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. इनपुट का तो नहीं मिलेगा, वो तो क्लियर ही है, बट कैपिटल गुड्स तो क्या उसकी लाइफ लॉन्ग टर्म होती है, तो क्या कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा? तो क्या 100% फ्रेंड्स नहीं मिलेगा, बिकॉज 18(1)C एंड 18(1)D बोथ talks about capital goods and 18(2) covers 18(1)A, 18(1)B, 18(1)C as well as 18(1)D. So I think everybody understands this component कि कितना क्रेडिट मिलना चाहिए और कितना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. Obviously इसके ऊपर से एग्जांपल्स हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं, बट बिफोर वी डू दैट इसके एग्जैक्टली ये जो 18(1)C और D का पॉइंट है ना, उसके एग्जैक्टली एकदम रिवर्स पॉइंट दिया हुआ है पैरेलल लेवल पे, विच इज कवर्ड बाय अनदर सेक्शन विच इज 18(4). सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड सेक्शन 18(4). इट सेज इफ यू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, यहां लिखा है ऑप्ट आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, यहां बोला है इफ यू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, और सेम वे यहां पे बोला है इफ योर एग्जाम सप्लाई सीजेस टू बी एग्जाम्ड, यहां पे बोला है इफ योर टैक्सेबल सप्लाई बिकम्स एग्जाम्ड. सो इट्स एग्जैक्टली रिवर्स सिनेरियो. तो जैसे 18(1)C एंड D बोल रहा है कि जो भी गुड्स पड़े उसका क्रेडिट ले जाओ, वैसे ही 18(4) बोल रहा है कि जो भी गुड्स पड़े उसका क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा. सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मान लो कि मैं अब तक नॉर्मल स्कीम में था, बट 1 अप्रैल 2018 से मैं कंपोजिशन में जाना चाहता हूं. सो अगर 1 अप्रैल 2018 से मैं कंपोजिशन में जाना चाहता हूं तो अब तक 1 अप्रैल के पहले मैंने अब तक जो भी बाय किया होगा वो सब मैंने नॉर्मल स्कीम में बाय किया है, तो मैंने उन सब का क्रेडिट लेके रखा है. और 1 अप्रैल 2018 से मैं कंपोजिशन में जाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे ये क्रेडिट नहीं चाहिए. सो जो नया मैं बाय करूंगा उसका तो क्रेडिट नहीं ही मिलेगा, बट अब तक जो बाय करके रखा है जिसका क्रेडिट मैंने बुक्स में ले लिया है वो क्रेडिट भी मुझे 18(4) के हिसाब से रिवर्स करना पड़ेगा. सिमिलर मैनर अब तक मैं जिसमें डील कर रहा था वो सारी के सारी टैक्सेबल चीजें थी, तो मैंने जो भी गुड्स बाय किए थे उन सब का क्रेडिट लेके रखा है. एंड अचानक वो टैक्सेबल प्रोडक्ट अगर एग्जम्प्ट हो जाता है तो टैक्सेबल में से एग्जम्पशन होने के कारण मेरे पास जो भी गुड्स पड़े होंगे वो, हाँ, अगर
गुड्स पहले यूज हो चुके हैं तो निड नॉट वरी, बट आज मेरे पास जो स्टॉक में पड़े हैं और कल से मेरा सप्लाई एग्जम्प्ट है, तो ये जो स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर जो भी क्रेडिट था वो पूरा का पूरा क्रेडिट का इफेक्ट जीरो करना पड़ेगा. तो दैट इज वेयर सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 इज एप्लीकेबल. इट वेरी क्लियरली सेज, rather using the word as eligible credit, we should use the word as reversal of credit. It very clearly says कि you need to reverse credit. You need to pay an amount equal to credit that you have taken. So वो कितना क्रेडिट पे करना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पे क्लॉज दिया हुआ है इनपुट एंड कैपिटल गुड्स का. तो कि जितने भी इनपुट स्टॉक में पड़े होंगे उस पर्टिकुलर डे वो ऑब्वियसली यूज तो बाद में ही होने वाले हैं और बाद में तो तुम्हें क्रेडिट क्लेम करने का कोई लॉजिक नहीं है. तो जितने गुड्स आज स्टॉक में पड़े हैं उसके ऊपर जितना भी टैक्स पेड था उसकी क्रेडिट तुम्हें रिवर्स कर देनी पड़ेगी, अप्लाइंग दिस फर्स्ट क्लॉज. एंड सिमिलर वे कैपिटल गुड्स का क्लॉज. तो कि कैपिटल गुड्स में भी हमें प्रपोर्शनेट रिवर्स करना है, फुल नहीं करना है, क्योंकि जितना पीरियड मैंने टैक्सेबल में यूज किया, जितना पीरियड मैंने अदर देन कंपोजिशन में यूज किया, उतना क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए ना. सो अब बाकी का जो पीरियड होगा उसका क्रेडिट रिवर्स हो जाना चाहिए. एंड बाकी का पीरियड कैसे गिनते हैं? तो जैसे यहां पे हमने किया था कि हर क्वार्टर और पार्ट ऑफ इट के हिसाब से 5% का क्रेडिट रिडक्शन होना चाहिए. तो यहां पे भी मुझे क्या ऐसा ही करना पड़ेगा कि हर क्वार्टर और पार्ट ऑफ इट के लिए 5% का रिडक्शन करूं? तो क्या आंसर इज नो फ्रेंड्स. कोई बोले माने तो कि इधर भी प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ही रिवर्स होगा, बट वो गिनने का क्राइटेरिया क्वार्टरली नहीं है, इधर गिनने का क्राइटेरिया फ्रेंड्स मंथली हो जाता है. कोई बोले माने तो ऐसा बोला है कि नाउ डू नॉट कंसीडर क्वार्टर्स, कंसीडर द मंथ, मीनिंग देयर बाय अगेन कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल, हर साल में 12 महीने, so that means 60 months. So 60 months is the life of this capital goods. Now you tell us how many months you have used it. If you say you have just used 2 months for taxable supply, तो 58 months का क्रेडिट रिवर्स कर दो. If you say you have used 10 months for taxable supply, तो 50 months का क्रेडिट रिवर्स कर दो. If you say you have used 40 months for taxable supply, तो 20 months का क्रेडिट रिवर्स कर लो. जितना पीरियड तुमने यूज किया है उसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करो और मंथली जितना क्रेडिट आएगा वो ले जाओ, बचा वो रिवर्स कर लो. हमारे हिसाब से कैपिटल गुड्स की लाइफ 60 महीने है. How many months you have used in taxable supply or how many months you have used in other than composition scheme, जो मिला वो क्रेडिट ले जाओ, बाकी का रिवर्स कर दो. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इन कैपिटल गुड्स टर्मिनोलॉजी कि जितना पीरियड है उतनी क्रेडिट ले जाओ, बाकी की क्रेडिट रिवर्स कर लो. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड दैट दिस इज द पीरियड फॉर विच यू आर एलिजिबल फॉर टैक्सेबल सप्लाई, तो उतना क्रेडिट हम आपको दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैं आपको समझाऊं. मान लो कि मैं 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम में जा रहा हूं, बराबर, और मार्च महीने में मैं कोई पर्टिकुलर गुड्स के 50,000 यूनिट लाया था. अब मार्च महीने में ही मैं उसमें से 20% यूज कर चुका हूं, तो 50,000 में से 10,000 यूज करके मैंने सप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो टैक्स भरा रहा, तो 10,000 यूनिट तक की क्रेडिट तो जस्टिफाइबल हो गई. अब 40,000 यूनिट मेरे पास स्टॉक में पड़े 1 अप्रैल की सुबह. सो ऑब्वियसली 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं, तो ये जो 40,000 गुड्स मेरे पास स्टॉक में पड़े हैं ना, मुझे उसका क्रेडिट रिवर्स कर देना चाहिए. अब वो 40,000 के ऊपर जितना भी टैक्स पेड होगा मुझे उसका क्रेडिट रिवर्स कर देना चाहिए. एंड दैट 40,000 यूनिट कैन बी इन फॉर्म ऑफ मटीरियल, कैन बी इन फॉर्म ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, कैन बी इन फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स. All of them will be considered as goods lying in stock, inputs lying in stock. So to that extent मेरी क्रेडिट 0 हो जाएगी. ओवर एंड अबव दैट मेरे पास अगर 2 मशीन थे, ये 2 मशीन के मैंने 12 महीने पहले यूज किया था, कहां पे? तो के टैक्सेबल सप्लाई में. कहां पे? तो के पहले अदर देन कंपोजिशन स्कीम में. तो 12 महीने हो चुके और 48 मंथ्स की उसकी लाइफ बाकी है, तो मुझे 48 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना पड़ेगा. कोई बोले सर व्हाट इफ इट इज मोर देन 5 years हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, स्टिल आई एम यूजिंग कैपिटल गुड्स बट 5 years हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. इफ यस, तो यहां पे कोई भी अमाउंट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको 5 साल के हिसाब से फुल क्रेडिट मिल जाएगा कैपिटल गुड्स का, इवन इफ अब वो एग्जाम पार्ट में यूज होगा, बट अब हमें उसको काउंट करने की जरूरत नहीं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, मान लो कि मेरे पास कोई कैपिटल गुड्स है ही नहीं. जो 50,000 यूनिट मार्च में खरीदे थे, परचेस किए थे, उसमें से 10,000 मार्च में यूज करके सप्लाई करके उस पर टैक्स भर दिया और उसके लिए क्रेडिट भी यूज कर लिया. अभी भी 40,000 यूनिट स्टॉक में पड़े हैं मेरे पास इनपुट के. ये जो 40,000 यूनिट्स है उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज हुआ था परचेस के टाइम पे, जिसका मैंने क्रेडिट लिया था, मान लो कि वो 4 लाख रुपए. तो मेरे बुक्स में मैंने 4 लाख रुपए का क्रेडिट रखा होगा.
हमें पॉइंट ये है कि ये 40,000 यूनिट्स के एट्रीब्यूटेबल टैक्स क्रेडिट 4 लाख रुपए का है, बट मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यानी मेरे बुक्स में जो क्रेडिट पड़ा है क्या वो भी 4 लाख रुपए ही है? अगर 4 लाख टैक्स क्रेडिट होना चाहिए यूनिट्स के रिगार्डिंग और बुक की क्रेडिट भी 4 लाख है, तो नो नीड टू वरी, ये पूरा का पूरा 4 लाख का लायबिलिटी क्रेडिट के सामने सेट ऑफ होकर नील हो जाएगा अकाउंट। बट कभी कभी क्या हो सकता है तो कि 40,000 यूनिट के रिगार्डिंग एट्रीब्यूटेबल टैक्स का क्रेडिट 4 लाख है, जबकि बुक्स में क्रेडिट 3.5 लाख रुपए ही पड़ा है। क्यों 3.5 लाख रुपए पड़ा है? तो कि ये गुड्स का 50,000 का क्रेडिट मैं कोई और लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ कर चुका हूं, तो इन दैट केस अब जो 40,000 यूनिट के रिगार्डिंग 4 लाख का टैक्स क्रेडिट था जो मेरी लायबिलिटी होने वाला है, जबकि बुक्स में क्रेडिट 3.5 लाख रुपए का पड़ा है, तो 4 लाख में से 3.5 लाख तो क्रेडिट के सामने सेट ऑफ हो जाएंगे, बाकी का मुझे कैश में पे करना पड़ेगा यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। बट ऐसा भी पॉसिबल है फ्रेंड्स कि 40,000 यूनिट के एट्रीब्यूटेबल टैक्स क्रेडिट 4 लाख रुपए है, जबकि मेरे बुक्स में क्रेडिट 5 लाख रुपए है। कोई बोले माने तो कि जितना टैक्स क्रेडिट यूनिट स्टॉक में पड़े उसके एट्रीब्यूटेबल है, उससे ज्यादा टैक्स क्रेडिट हमारे बुक्स के अंदर पड़ा हुआ है। कोई बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो कि मान लो कि कोई सर्विसेज का क्रेडिट हो, अब सर्विसेज तो स्टॉक में हो नहीं सकते, बट सर्विसेज का क्रेडिट हो, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? तो कि ऐसा बोला है कि भाई 40,000 यूनिट के एट्रीब्यूटेबल टैक्स क्रेडिट 4 लाख था, तो पहले वो 4 लाख तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के सामने सेट ऑफ करके लायबिलिटी तो जीरो कर दो। अब तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फिर भी 1 लाख रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो जो 1 लाख रुपए का अनयूटिलाइज क्रेडिट तुम्हारे बुक्स में पड़ा हुआ है ना क्रेडिट लेजर में, उसको रिवर्स करना पड़ेगा अप्लाइंग दिस रूल, बिकॉज वेरी क्लियरली इट सेज एक्सेस अनयूटिलाइज क्रेडिट शेल ऑल्सो लैप्स। तो मेरे पास जो अनयूटिलाइज क्रेडिट पड़ा होगा वो भी लैप्स ही हो जाएगा, और वो लॉजिकल है फ्रेंड्स। क्यों? तो कि कल से तो मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं, तो मेरे को कहां क्रेडिट यूज करना है, या सेम वे कल से मैं एग्जाम प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं, तो मेरे को कहां क्रेडिट यूज करना है? तो अब क्रेडिट तो आगे यूज होने वाला है ही नहीं, तो मेरे पास जो पड़ा है वो ऑब्वियसली लैप्स ही होने वाला है, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जितना भी एक्स्ट्रा क्रेडिट है वो पूरा लैप्स ही हो जाएगा। कोई ये ना सोचे कि सर क्या मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, कोई ये भी ना सोचे कि सर मेरी तो 5 प्रोडक्ट है, उसमें से एक प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हो गई है, बाकी 4 तो टैक्सेबल है, तो ये एक प्रोडक्ट का जो स्टॉक है जिसकी एक्स्ट्रा क्रेडिट बची है वो मैं बाकी के सामने यूज कर सकता हूं। फ्रेंड्स, नॉट पॉसिबल एज पर लॉ। वॉट एवर इज योर एक्सेस क्रेडिट, इट हैज टू बी लैप्स, तो उसको जीरो करना पड़ेगा। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स 18(1)(c and 18(1)(d as well as 18(4). Let us calculate few examples based on that. Yes friends, let us understand this. Now we have already discussed few provisions of special circumstances. The next provision, that is what we need to cover up, is when as and when there is change in constitution or as and when there is change in ownership. That point is covered by, as you can see, section 18 subsection 3. Now friends, what happens is, I believe everybody is aware that our GST registration is based on PAN. I mean, the point we have already covered in the registration chapter. Our entire registration is based on PAN, permanent account number. And if you are aware, in permanent account number, there is a 4th letter in the permanent account number which talks about your constitutional stage. So when I say constitutional stage, I think सबको ये पता होगा कि अगर आप कोई proprietorship firm चला रहे हो तो obviously वहाँ पे 4th letter always P होगा। अगर कोई partnership company चला रहे हो तो 4th letter always F होगा। अगर कोई कंपनी ही चला रहे हो तो उस केस में C होगा। अगर कोई HUF चला रहा है तो उस केस में H होगा। So it is your 4th letter basically talks about your constitutional stage. Now if there is a change in constitution, so for example like मान लो कि एक partnership firm है is getting converted into company, और कोई proprietorship firm है is getting converted into partnership firm. So if that takes place, then obviously what will happen is there is a change in PAN card, and since there is a change in PAN card, by default your GST registration has to be revised. Reason is very clear. Our GST registration is completely based on PAN. So if PAN changes because of change in constitution, if PAN changes, by default our GST registration number has to be changed. So like क्या होगा, मान लो कि एक पर्टिकुलर डे का हम एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 1 जनवरी। 1 जनवरी के पहले मैं वो पूरा बिजनेस रन कर रहा था अंडर द नेम ऑफ द प्रोप्राइटरशिप कंपनी, एंड 1 जनवरी ऑनवर्ड्स मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। सो अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 1 जनवरी, सो ऑब्वियसली 1 जनवरी के बाद मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा और 1 जनवरी तक मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा।
सो नाउ प्रॉब्लम दैट टेक्स प्लेस इज, जिस दिन मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो रहा है उस दिन मेरे पास जो भी गुड्स स्टॉक में पड़े होंगे जिसकी क्रेडिट में ऑलरेडी ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर पे ले चुका होऊंगा और शायद वो क्रेडिट अनयूटिलाइज रही होगी, तो मैं उसका क्या करूं? ऑब्वियस है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस दिन मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो जाता है फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप टू पार्टनरशिप फर्म बेस्ड ऑन दैट पैन कार्ड, मेरा अब सारा लायबिलिटी न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर पे अराइज होगा, जबकि मेरी सारी क्रेडिट ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर पे पड़ी होगी. एम आई गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफर द क्रेडिट फ्रॉम ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर टू न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर? तो दैट इज वेयर सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 इज एप्लीकेबल. सिमिलर वे, मान लो कि देयर इज चेंज इन ओनरशिप, देयर इज ट्रांसफर इन ओनरशिप of business due to sale, due to merger, due to amalgamation or such other reason. So अगर sale है, merger है, amalgamation है या और such reason के कारण अगर कोई भी ownership change हो रहा है, तो उस केस में obviously there will be considered as the change in GST registration number, because as I said हमारा जो GST registration है वो PAN based है, और जैसे पैन में 4th लेटर है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट कर रहा है, वैसे ही उसी पैन में जो 5th लेटर है दैट टॉक्स अबाउट योर कंपनी फर्स्ट नेम. सो आई मीन लाइक आई बिलीव एवरीबडी इज अवेयर दैट फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नाम नवकार इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली जो नवकार का एन होगा दैट विल बी अवर फर्स्ट लेटर इन द रजिस्ट्रेशन नंबर, એટલે आई मीन सॉरी 5th लेटर इन द रजिस्ट्रेशन नंबर. सो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर में जो पैन कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसमें जो 5th लेटर होगा दैट विल बी एन, और यही पैन को यूज करके मान लो कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं यहाँ पे. अब वन फाइन डे अगर मान लो कि हमारा कंपनी का ओनरशिप ही चेंज हो जाता है, और अगर कंपनी का ओनरशिप ही चेंज हो जाता है तो उस केस में ऑब्वियसली अब जो पूरा बिजनेस है वो न्यू रजिस्ट्रेशन, आई मीन न्यू पैन कार्ड के हिसाब से रजिस्टर्ड होगा. सो अब न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए, और अगर अब हमें न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो पूरा बिजनेस ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर पे है और अब मुझे सब कुछ चाहिए न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर पे. तो सब कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर पे पहुंच तो जाएगा, बट एक ही कंसर्न इश्यू है कि क्या जो क्रेडिट ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर पे पड़ी होगी वो सारी की सारी क्रेडिट न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर पे स्विच ओवर हो जाएगी. So as and when there is change, and because of that if you go for new registration, can I transfer all credit from old registration number to new registration number? So that is where friends this section 18 subsection 3 is applicable, which very clearly says that transfer entire unutilized input tax credit from electronic ledger of old registration number to electronic ledger of new registration number. So it means जितना भी मेरे पास unutilized credit पड़ा होगा ना फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वो सारा का सारा क्रेडिट मैं ओल्ड रजिस्ट्रेशन के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से न्यू रजिस्ट्रेशन के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इजीली स्विच ओवर कर पाऊंगा. All unutilized credit that is there at old registration number electronic credit ledger will be exactly able to switch over to new GST registration number applying section 18 subsection 3. एक पॉइंट है फ्रेंड्स, एक पॉइंट है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. लेट मी जस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन दैट कंपोनेंट. अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल जब मेरा ओनरशिप चेंज हुआ या मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, उस टाइम पे मेरा जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर था जीएसटी में, उस नंबर पे मेरे पास 10,000 यूनिट स्टॉक में पड़े थे. कितने यूनिट्स पड़े थे फ्रेंड्स? 10,000 यूनिट्स. ये जो 10,000 यूनिट्स मैंने कहीं से अक्वायर किए थे, तो उसके ऊपर जो टैक्स पेड था वो 1 लाख रुपए का था. तो ऑब्वियसली मैंने अपने बुक्स के अंदर 1 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम किया होगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच गुड्स. So when I bought those 10,000 goods, on those 10,000 goods, 1 lakh rupees tax would have been charged, of which I would have taken ITC. Now a question comes in as कि मान लो कि जिस दिन मेरा ओनरशिप चेंज होता है तो ऑब्वियसली ये जितना भी स्टॉक मेरे पास पड़ा होगा दैट इज 10,000 यूनिट्स, वो सारे के सारे 10,000 यूनिट्स में ओल्ड रजिस्ट्रेशन, ओल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर से या ओल्ड जीएसटी नाम से न्यू जीएसटी नाम में ट्रांसफर कर देता हूं. सो अगर मैं सारा का सारा 10,000 यूनिट्स का स्टॉक दैट इज असेट्स एज वेल एज लायबिलिटी ओल्ड रजिस्ट्रेशन से न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम पे ट्रांसफर कर लेता हूं, तो क्वेश्चन कम्स इन है कि मैं कितनी क्रेडिट ट्रांसफर कर पाऊंगा. देखो वापस बताता हूं फ्रेंड्स, मैंने जब स्विच ओवर किया था फ्रॉम ओल्ड टू न्यू,
उस टाइम पे मेरे पास 10,000 यूनिट स्टॉक के पड़े हुए थे। ये 10,000 यूनिट जब मैंने अक्वायर किए थे तो उसके ऊपर परचेज करने के टाइम पे 1 लाख रुपए का जीएसटी पेड था, जिसका मैंने आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। सो 10,000 यूनिट्स के ऊपर जो 1 लाख रुपए का जीएसटी पेड है, जिसका मैं आईटीसी क्लेम कर चुका हूं, वो अगर मैं स्विच ओवर कर रहा हूं फ्रॉम ओल्ड रजिस्ट्रेशन टू न्यू रजिस्ट्रेशन, देन अ क्वेश्चन कम्स इन एज एम आई एलिजिबल टू ट्रांसफर क्रेडिट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस विल बी, अगर मान लो कि 10,000 यूनिट्स के एट्रीब्यूटेबल टैक्स 1 लाख रुपए का जिसका मैंने क्रेडिट लिया था, और मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है वो भी 1 लाख रुपए का ही है, जो अनयूटिलाइज क्रेडिट है वो भी 1 लाख रुपए का ही है, तो क्या मैं पूरा का पूरा 1 लाख ट्रांसफर कर पाऊंगा? ऑप्शन नंबर 2 ये होगा कि मान लो कि जो 10,000 यूनिट मेरे पास स्टॉक में पड़े हैं उसके एट्रीब्यूटेबल जो टैक्स था दैट इज 1 लाख रुपया, जिसका मैंने आईटीसी क्लेम किया था, बट जब मैं स्विच ओवर हो रहा हूं फ्रॉम ओल्ड टू न्यू तो मेरे बुक्स में जो अनयूटिलाइज क्रेडिट है वो 80,000 का है। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि जब मान लो कि 10,000 यूनिट स्टॉक में पड़े हैं जिसके ऊपर जो टैक्स पेड है वो 1 लाख का था, जिसका मैंने आईटीसी क्लेम किया था, और वो सारे गुड्स मेरे ओल्ड से न्यू में ट्रांसफर हो रहे हैं, अब उस टाइम पे मेरे बुक्स में जो अनयूटिलाइज क्रेडिट है वो 1,20,000 है। सो कि भाई अगर 10,000 यूनिट स्टॉक में पड़े जिसके ऊपर टैक्स का अमाउंट 1 लाख था जिसका तुमने आईटीसी क्लेम किया था, बट बिजनेस स्विच ओवर होने के टाइम पे ये 10,000 यूनिट स्टॉक में पड़े हैं, बट उसके जो एट्रीब्यूटेबल क्रेडिट का अमाउंट है वो 1 लाख है। अब मेरी बुक्स में 1 लाख का ही अनयूटिलाइज क्रेडिट हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो क्या मेरी बुक्स में 80,000 का अनयूटिलाइज क्रेडिट हो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, तो क्या, और मेरे बुक्स में अनयूटिलाइज क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लेजर में 1,20,000 हो, तो क्या? ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, सो एज स्टेटेड कि कितना क्रेडिट ट्रांसफर होगा, सो उसके लिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द लॉ इज वेरी क्लियर। इट सेज एज एंड व्हेन देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली यू हैव टू गो फ्रॉम ओल्ड रजिस्ट्रेशन टू न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड इन दैट केस वॉट एवर इज योर अनयूटिलाइज क्रेडिट, आई एम यूजिंग द वर्ड एज वॉट एवर इज योर अनयूटिलाइज आईटीसी इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, full amount will be transferred to new registration number applying section 18 subsection 3, meaning thereby अगर जब मैं switch over हो रहा हूं तब मेरे books में जो unutilized credit है वो 1 लाख रुपए का है, which is exactly equal to the tax paid on those goods and credit taken on those goods. In that case obviously entire 1 lakh rupees will be transferred from electronic credit ledger of old registration number to electronic credit ledger of new registration number. But अगर मान लो कि जो गुड स्टॉक में पड़े उसके एट्रीब्यूटेबल जो टैक्स है जो इसका तुमने आईटीसी लिया हुआ है वो 1 लाख है, और अगर बुक्स में जो अनयूटिलाइज क्रेडिट है वो 80,000 है, तो फ्रेंड्स एज इट इज क्लियरली मेंशन, ignore the tax attributable to the stock which is lying with you and credit taken on the same, only follow one concept and that is transfer of unutilized ITC of electronic credit ledger. So भले 10,000 यूनिट के इक्विवेलेंट स्टॉक का क्रेडिट 1 लाख रुपए का है, बट अनयूटिलाइज आईटीसी बुक्स में 80 है, तो एंटायर 80,000 विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर टू न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर। सिमिलर मैनर मान लो कि 10,000 यूनिट्स है, उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज था वो 1,20,000 है, जबकि बुक्स जिसका तुमने आईटीसी लिया था, सॉरी 10,000 यूनिट्स है उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज है वो 1 लाख रुपीज है जिसका तुमने आईटीसी लिया था, बट बुक्स में जो अनयूटिलाइज क्रेडिट है वो 1,20,000 का है, तो ऑब्वियसली 1,20,000 का ही क्रेडिट स्विच ओवर होगा फ्रॉम ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर टू न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, दिस रूल इज नॉट टॉकिंग अबाउट द टैक्स or the ITC that you have claimed with regard to goods lying in stock. This rule actually talks about the unutilized credit that you have in your electronic ledger, and whatever will be your unutilized credit in electronic credit ledger, entire credit will be transferred from old registration number to new registration number. That is where we understand section 18 subsection 3. So obviously a practical of the same has to be done, but before we do that, I think theoretically everybody clears, I mean understands this point. भाई I think जो नीचे यहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स आ रहे, I think सबको क्लियर है कि ये प्रोविजन कैसे वर्कआउट करेगा. So always keep that in mind that this is the structure which we follow when we transfer business from old registration number to new registration number. Let us move towards the subsequent point, which are again part and parcel of the special circumstances that we need to refer. Yes friends, let us understand the next provision of the special circumstances, that is section 18 subsection 6.
Now when I say section 18 subsection 6 when it is applicable, so friends this provision is applicable when you supply capital goods or you supply plant and machinery. Now when I use the word as you supply capital goods or you supply plant and machinery on which ITC has been claimed, this provision is applicable. Let us understand this friends. मैं capital goods buy करता हूँ, वो capital goods को मैं अपने business के लिए use करता हूँ, थोड़े दिन यूज करने के बाद अगर वो कैपिटल गुड्स को मैं किसी को बेच देता हूं या फिर मान लो कि यूज किया ही नहीं, विदाउट यूज वो कैपिटल गुड्स मैं किसी को बेच देता हूं, तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम जाओगे तो जब तुमने परचेज किया था तब तुमने उसका कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लिया था. अब यूज करे बगैर या थोड़ा यूज करके अगर वो कैपिटल गुड्स तुमने किसी को दे दिए तो किनाई से टेक्निकली जो परचेज करके लाए थे तब तुमने कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लिया था. तो अब जब तुम बेच देते हो तो सप्लाई की डेफिनेशन के हिसाब से यहां पे तुम जीएसटी भर दो, यानी लाए तब क्रेडिट लिया, जब दे दिया तब तुम जीएसटी भर दो. अगर जीएसटी भर दोगे तो उसी के लिए यही क्रेडिट यूज हो जाएगा, सो अल्टीमेटली क्रेडिट की इफेक्ट को नलीफाई कर दिया जाएगा. और अगर मान लो कि तुमने थोड़ा बहुत यूज करके बेचा है तो टू दैट एक्सटेंट तुम्हें क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा और बाकी का क्रेडिट की इफेक्ट को नलीफाई कर दिया जाएगा. तो उसी के लिए जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है दैट इज सेक्शन 18 सबसेक्शन 6. आई मीन लाइक आप याद करो हम लोग शेड्यूल 1 में एक ऐसा एग्जांपल लेते थे फ्रेंड्स. मान लो कि यही प्रीमाइसेस है जिसके अंदर हमने एसी फिट किया हुआ है. ये एसी जो हमने फिट किया हुआ है दैट एसी इज व्हाट वी आर यूजिंग इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो जब वो एसी हम परचेस करके लाए थे तो ऑब्वियसली उस एसी के ऊपर जो जीएसटी पेड था उसका हमने क्रेडिट ले लिया है. अब उस एसी को हम यूज कर रहे हैं इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट समवेयर इन बिटवीन ये एसी अगर मान लो कि नवकार के जो ओनर है हितेश सर वो घर पे ले जाए या फिर मैं या कोई और फैकल्टी घर पे ले जाए तो ऑब्वियसली अब एसी को हम लोग शेड्यूल 1 के हिसाब से मानेंगे एज परमानेंट ट्रांसफर और परमानेंट डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड. And since it's a permanent transfer or disposal of a business asset on which input tax credit has been claimed, it qualifies the definition of supply under Schedule 1. And Schedule 1 के हिसाब से अगर ये सप्लाई है तो उसके ऊपर कंपलसरी बेसिस पे हमें जीएसटी भरना पड़ेगा. या फिर मान लो कि ये जो एसी है वो थोड़े दिन यूज करने के बाद नवकार इंस्टीट्यूट किसी और को बेच देता है तो उस केस में ऑब्वियसली इट इज बाय डिफॉल्ट सप्लाई बिकॉज इट्स अ सप्लाई ऑफ अ बिजनेस असेट फॉर विच यू रिसीव कंसिडरेशन. सो ये सप्लाई की मेन डेफिनेशन के अंदर आ जाता है क्योंकि बिजनेस में बोला हुआ है कि मेन एक्टिविटी तो बिजनेस है ही एज वेल एज इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी भी बिजनेस है. And since it's an incidental or ancillary activity, it qualifies the definition of being supply जिसके ऊपर जीएसटी भर देना पड़ेगा तुम्हें. अब वो जीएसटी जो तुम्हें भरना है वो कितनी अमाउंट का भरना है, सो उसी के लिए ये सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 अप्लाई होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट दिए हुए हैं. एज यू कैन रीड ओवर हियर देयर इज कंपोनेंट नंबर ए एंड देयर इज कंपोनेंट नंबर बी. ये ए और बी दोनों में एक अलग अलग टाइप का मैकेनिज्म दिया हुआ है. अल्टीमेटली आपको कौन सा भरना है, ए वाला अमाउंट भरना है कि बी वाला अमाउंट भरना है, तो कि अल्टीमेटली दोनों में से जो ज्यादा होगा ना वो तुम्हें भरना है. कोई बोले दोनों कंपोनेंट एक बार तो मैं पहले एक बार समझा देता हूं दोनों कंपोनेंट, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा अमाउंट भरना चाहिए. When I say first, that is component number A, basically that talks about the period of use, for how long period you have used that capital goods. So for example, I bought that capital goods and I've used that for 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 10 months, 20 months. For how long period I have used it. जितने मंथ के लिए मैंने उसे यूज किया है ना उस मंथ को मुझे क्वार्टरली बेसिस पे ले आना है. सो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने 15 दिन के लिए यूज किया है तो टेक्निकली आई विल टेक दैट एज 1 क्वार्टर. अगर मैं ये बोलूं कि मैंने 4 महीने के लिए यूज किया है तो आई विल टेक दैट एज 2 क्वार्टर. अगर मैं बोलूं कि 10 महीने के लिए यूज किया है तो आई विल टेक दैट एज 4 क्वार्टर. रीजन फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट ऑफ इट वी विल कंसिडर 1 एंटायर क्वार्टर. सो अगर 15 दिन है तो भी एक फुल क्वार्टर ले लेना पड़ेगा. 10 महीने है तो 3 क्वार्टर फुल और चौथा क्वार्टर आधा. सो दैट मीन्स टेक्निकली वी विल टेक द 4 क्वार्टर्स. जितने क्वार्टर्स के लिए तुमने उसे यूज कर लिया ना टू दैट एक्सटेंट तुम्हें क्रेडिट मिल जाना चाहिए, बाकी का क्रेडिट तुम्हारा रिवर्स हो जाना चाहिए. तो अगर तुम ये बोलोगे कि तुमने उसे 4 क्वार्टर के लिए यूज किया हुआ है तो दैट मीन्स 5% हर क्वार्टर के हिसाब से 20% का क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए और 80% का क्रेडिट रिवर्स होना चाहिए अप्लाइंग सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए. So if you consider that, तो मान लो कि जितना पीरियड तुमने यूज किया है ना उतने पीरियड का क्रेडिट मिलेगा, बाकी का क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा अप्लाइंग ऑप्शन नंबर
ए। अगर कोई ये बोले कि सर मैंने 6 महीने यूज किया फ्रेंड्स 2 क्वार्टर्स, दैट मीन्स यू विल गेट 10% क्रेडिट। अगर कोई ये बोले कि सर मैंने 25 महीने के लिए यूज किया या 20 महीने के लिए यूज किया, 20 महीने के हिसाब से अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करता हूं तो 1 साल के 4 क्वार्टर तो आ ही गए, प्लस दूसरे साल के 2 फुल क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर पेंडिंग है, दैट मीन्स मैं 3 क्वार्टर काउंट करूंगा। अगेन 4 क्वार्टर पहले साल के, दूसरे साल के 3 क्वार्टर, 7 क्वार्टर, हर क्वार्टर का 5%, दैट मीन्स 35% क्रेडिट मिलेगा ना, 65% क्रेडिट रिवर्स होगा। अगर कोई ये बोले कि सर मैंने 40 क्वार्टर यूज किया हुआ है फ्रेंड्स, देन इन दैट 40 महीने यूज किया हुआ है फ्रेंड्स, देन अगेन वी नीड टू कंसिडर इट कि भाई 40 महीने की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली पहले साल के 12 महीने, दूसरे साल के 12 महीने, तीसरे साल के 12 महीने, यानी 36 मंथ्स हो गए। 3 साल के हिसाब से टोटल 12 क्वार्टर्स तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि 1 साल का 4 क्वार्टर तो 3 साल के 12 क्वार्टर। अब 36 महीने के बाद और 4 महीने बचे हैं, सो व्हेन आई से और 4 महीने बचे हैं तो दैट मीन्स एक पूरा क्वार्टर और एक क्वार्टर का 1 महीना, दैट मीन्स विल टेक अप 2 क्वार्टर। सो आई विल बी कंसिडरिंग फॉर 3 years 12 quarters plus 4th year I will be considering 1 full and another half, that means 2 quarters, that means I am talking about 14 quarters. Per quarter I am talking about 5%, so 14 quarters I am talking about 70%. तो as per option number A मुझे 70% क्रेडिट मिलना चाहिए और 30% का क्रेडिट मेरा रिवर्स हो जाना चाहिए। So always keep that in mind that for how long period you are using those capital goods, accordingly will decide that how much amount of credit should be granted to you. Friends, always again keep this in mind when you do this calculation. It has to be financial quarter. You can't go for monthly quarter. तुम्हें financial quarter के हिसाब से ही सारे calculation करने पड़ेंगे. So accordingly, whatever you will find out will be your total eligible component out of the total credit. जो एलिजिबल क्रेडिट कंपोनेंट ऑप्शन ए में ढूंढोगे, जैसे कि हमने अभी बताया कि 14 क्वार्टर्स के हिसाब से 70% एलिजिबल हुआ, तो आउट ऑफ 100% क्रेडिट इफ 70% इज एलिजिबल देन 30% बिकम्स इनएलिजिबल, अप्लाइंग ऑप्शन नंबर ए। नाउ ये एक कंपोनेंट हुआ जिस कंपोनेंट में हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, अप्लाइंग पीरियड ऑफ यूज। नाउ देयर इज अ पैरेलल कंपोनेंट कैलकुलेशन विच इज अंडर ऑप्शन बी, विच बेसिकली वर्क्स ऑन द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। कोई बोले माने तो क्या, देखो यार सिंपल है, तुम लोग 10 लाख रुपए का मशीन लाए थे, उसके ऊपर 1 लाख का जीएसटी पेड था, तो दैट मीन्स तुमने 1 लाख रुपए का क्रेडिट ले लिया है। अब बात यह है कि वो मशीन थोड़ा यूज करने के बाद तुम किसी और को बेच देते हो, तो जब वो मशीन थोड़ा यूज करने के बाद तुम किसी और को बेच देते हो, तो जब बेचोगे तो ऑब्वियसली उसमें से 6 लाख रुपए तुम्हें वापस मिल रहे हैं। सो कि जो परचेज करके लाए थे तब 10 लाख का मशीन था, जब बेच दिया तो 6 लाख रुपए उसमें से वापस मिले, तो कि एक्चुअल तुम्हारा कॉस्ट कितना है, तो कि 4 लाख रुपया। तो कि 4 लाख रुपया कॉस्ट हुआ ना, तो कि क्रेडिट भी 4 लाख के हिसाब से ही लो, बट तुम तो ऑलरेडी परचेज के टाइम पे 10 लाख के हिसाब से क्रेडिट ले चुके हो, तो एक काम करो, अब 6 लाख रुपए के हिसाब से क्रेडिट रिवर्स कर दो, अप्लाइंग ऑप्शन नंबर बी, विच इज अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, विच इन आवर केस इज 6 lakh rupees. So we will consider that 6 lakh rupees and accordingly we will reverse the credit. See, वापस बताता हूं, अगर आप कैपिटल गुड्स परचेज करके लाए थे तो वो 10 लाख रुपए का था, उसके ऊपर 1 लाख का टैक्स पेड था, तो तुमने पूरा 1 लाख का क्रेडिट ले लिया था, ये अज्यूम करके कि वो कैपिटल गुड्स तुम यूज करोगे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो तुमने किया भी है, बट पार्शियल यूज करने के बाद वो कैपिटल गुड्स तुम बेच देते हो। तो अगर पार्शियल यूज करने के बाद वो कैपिटल गुड्स तुम बेच देते हो, तो जब बेच दोगे तो उसमें 6 लाख रुपए तो तुम्हें वापस मिलते हैं। सो कि लाए 10 लाख में और बेच दिया तो 6 लाख रुपीज वापस मिल गए, तो अल्टीमेटली तो तुम्हारा नेट जो कॉस्ट है वो 4 लाख रुपए का ही है, तो कि क्रेडिट भी तुम्हें 4 लाख के हिसाब से ही मिलना चाहिए। तो कि तुमने ऑलरेडी 10 लाख के हिसाब से क्रेडिट लिया है, तो एक काम करो, अब 6 लाख के हिसाब से क्रेडिट रिवर्स करो, यानी 6 लाख रुपया विल बी टेकन एज रियलाइजेबल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई दैट विद द जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ सप्लाई। जब लाए थे तब मान लो कि जीएसटी का रेट 12% था, जब बेच दिया, जब दे दिया, तब का जीएसटी का रेट 15% है, तो आपको 15% का रेट अप्लाई करना पड़ेगा, आपको लाए उस टाइम का रेट अप्लाई नहीं करना है। सो टेक्निकली अगर लाए थे तो 10 लाख रुपए का था, उस टाइम पे 10% का रेट था, तो 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिया हुआ है। अब जब बेच रहे हो तो 6 लाख रुपए में बेच रहे हो, जब बेच रहे हो तब का 12% का रेट है, तो अगर तब का 12% का रेट है तो 6 लाख इंटू 12% विच इज 72,000, सो
72,000 का क्रेडिट रिवर्स हो जाना चाहिए। सो लाए थे तब 1 लाख रुपए का क्रेडिट मिला और जब बेच रहे तब 72,000 का क्रेडिट रिवर्स होना चाहिए अप्लाइंग ऑप्शन नंबर बी। सो दैट मीन्स हमने ऑप्शन नंबर 1 में रिवर्सल का अमाउंट ढूंढा, हमने ऑप्शन नंबर 2 में रिवर्सल का अमाउंट ढूंढा। सी ऑलवेज याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 टॉक्स अबाउट द पीरियड ऑफ यूज, ऑप्शन नंबर 2 टॉक्स अबाउट द रियलाइजेबल वैल्यू। फ्रेंड्स, ये रियलाइजेबल वैल्यू का कंसेप्ट भी सेम एज डेप्रिसिएशन का लॉजिक है। अगर आपको याद हो तो आप लोग सीपीटी या कॉलेज के अंदर या इवन स्कूल में आप लोग डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़े हो। मान लो कि अगर तुम कोई असेट बाय करते हो जिसकी वैल्यू है 10 लाख और वही असेट की लाइफ है 10 साल, तो आप हर साल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे। फिर वही असेट में आप याद करो, कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू दिया जाता था। सो अगर वो आपको दिया जाए तो मान लो कि मुझे बोला है कि 10 लाख का मशीन है जिसका सैल्वेज वैल्यू है 50,000 रुपया, तो मैं ऑलवेज जब डेप्रिशिएट करता था ना तो मैं 10 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स नहीं करता था, मैं 9.5 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स करता था। दैट मीन्स आई वॉज रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ 50,000 रुपीज। अब अगर मैं 9.5 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स करता था, दैट मीन्स हर साल मुझे 95,000 का कैलकुलेशन लेना पड़ता था। सो अगर मैं हर साल 95,000 का डेप्रिसिएशन का लॉजिक कैलकुलेट करता था, अब पॉइंट ये है कि मैंने 50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट नहीं किया, तो उसका रीजन यही है कि वो 50,000 मेरी कॉस्ट नहीं है। कोई बोले माने तो क्या तुम लाए 10 लाख में और 50,000 रुपया तुम्हें सैल्वेज वैल्यू मिल जाए, तो क्या तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, तो क्या 9.5 लाख रुपए, तो क्या डेप्रिशिएट भी 9.5 लाख रुपए को करो, तुम क्यों पूरे 10 लाख को डेप्रिशिएट कर रहे हो। सेम वे अगर तुम लाए कैपिटल गुड्स 10 लाख का और उसके ऊपर तुमने क्रेडिट ले लिया पूरे 10 लाख के हिसाब से, जबकि तुमने यूज करने के बाद वो बेचा तो उसमें 6 लाख रुपए तो वापस आए, तो क्या तुम्हारा कॉस्ट अगर 4 लाख रुपए है तो क्या तुम 4 लाख के हिसाब से क्रेडिट लो, तुमने 10 लाख के हिसाब से क्यों क्रेडिट लिया। और अगर मान लो कि तुमने परचेस करने के टाइम पे 10 लाख के हिसाब से क्रेडिट ले लिया और अब तुम बेच रहे हो तो 6 लाख के हिसाब से तुम जीएसटी पे कर दो, तो अल्टीमेटली तो 4 लाख रुपया ही बचा जिसके हिसाब से तुम्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। सो दैट इज वेयर यू अप्लाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या हर क्वार्टर का 5% रिडक्शन करके नेट अमाउंट ढूंढ रहे हो। ऑप्शन नंबर बी में तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या जो अमाउंट रियलाइज हुआ है उसके ऊपर तुम फोकस कर रहे हो। सो दोनों ऑप्शंस तुम्हें वर्कआउट करने। ऑप्शन नंबर ए में तुम्हें पहले ढूंढना है कि तुम कितने क्वार्टर के लिए कितनी क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो, और वो एलिजिबल अमाउंट आएगा वो टोटल क्रेडिट में से डिडक्ट करके तुम्हें रिवर्सल का अमाउंट मिल जाएगा या पेएबल अमाउंट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में तुम डायरेक्टली जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसको जीएसटी से मल्टीप्लाई करते हो, सो जो तुम्हें मिलेगा वो डायरेक्टली रिवर्सल का ही अमाउंट या पेएबल अमाउंट मिलेगा। अल्टीमेटली ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी विच एवर इज हायर वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो अमाउंट ज्यादा आएगा वो तुम्हें पे करना पड़ेगा या उतनी क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इसके लिए हमें सम कैलकुलेट करना है जो ऑब्वियसली हम आगे कर ही रहे, बट आई थिंक थियोरेटिकली एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि अगर तुम कोई कैपिटल गुड सप्लाई कर दो तो उसके हिसाब से तुम्हें जीएसटी पेएबल ढूंढना पड़ेगा। उसके क्राइटेरिया 2 रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ये रहेगा कि जितना पीरियड यूज किया उतना क्रेडिट ले जाओ, बाकी का पेएबल है। ऑप्शन नंबर 2 ये रहेगा कि जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसके हिसाब से जो आता है वो पेएबल अमाउंट है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी अल्टीमेटली विच एवर इज हायर। अच्छा, एक स्पेसिफिक नोट डाला हुआ है नीचे फ्रेंड्स, विच इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सिलेक्टेड कैपिटल गुड्स। सी फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, लेट्स से मैं बात करता हूं एक पर्टिकुलर कैपिटल गुड लाइक मोल्ड, यहां पे मोल्ड कवर कर लिया है। सो मान लो कि मैं एक मोल्ड परचेस करके लाया था। ये जो मोल्ड है ना वो मैं अपनी फैक्ट्री में यूज करने वाला हूं टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स। सो मान लो कि मोल्ड कोई भी चीज को शेप देने के लिए यूज होता है, तो मेरी फैक्ट्री में मैं पर्टिकुलर टाइप के पर्टिकुलर साइज और शेप के गुड्स बना रहा हूं जिसको वो शेप देने के लिए मुझे मोल्ड यूज करना है। तो ये मोल्ड में परचेस करके लाया, एक मोल्ड जो मैं परचेस करके लाया वो 5 लाख यूनिट्स बनाने के लिए कैपेबल है। और अगर वो मोल्ड 5 लाख यूनिट्स बनाने के लिए कैपेबल है ना, तो ऑब्वियसली मैं उससे 5 लाख यूनिट्स तक यूज करने वाला हूं। अब मान लो कि मोल्ड ऐसा है कि मैं एक साल में 50,000 या 60,000 या 70,000 यूनिट्स बनाता हूं, तो ऑब्वियसली वो मोल्ड आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक यूज होने वाला है। बट कभी कभी क्या होता है कि मैं एक साल में ही 10 लाख, 20 लाख यूनिट्स बनाता हूं,
और एक मोल्ड हार्डली 5 लाख यूनिट्स बनाने के लिए कैपेबल है, और अगर मैं एक साल में ही 10 लाख या 20 लाख यूनिट्स बनाता हूं तो ऑब्वियसली पहले ही साल में मोल्ड फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा, और जब पहले ही साल में मोल्ड फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा तो अब वो स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको मैं बेचूंगा, और अगर मैं बेचूंगा तो ऑब्वियसली रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से तो स्क्रैप वैल्यू जनरेट होगा, वो जो नॉमिनल अमाउंट होगा। बट अगर मैं ऑप्शन ए के हिसाब से जाऊंगा यहाँ पे तो मेरे को ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले ही साल में कन्वर्ट हुआ है। तो पहले साल के इवन इफ मैं 4 क्वार्टर गिनू ना तो भी फ्रेंड्स मेरे को 20% का ही क्रेडिट मिलेगा, बाकी का 80% मुझे ऑप्शन ए के हिसाब से रिवर्स कर देना पड़ेगा। जबकि अगर मैं रियलाइजेबल वैल्यू वाले लॉजिक के हिसाब से जाऊं ना तो मुझे एक्चुअली स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से करना पड़ेगा। अब अगर परचेज कॉस्ट 5 लाख रुपया होता और अगर फुल्ली यूज कर दिया है तो हार्डली उसके 5,000 रुपए आते, तो ऑप्शन बी के हिसाब से मैं 5,000 रुपए के ऊपर जीएसटी भरता, जबकि ऑप्शन ए के हिसाब से 5 लाख रुपए का कैपिटल गुड्स है, मान लो कि 10% का जीएसटी है तो भी 50,000 का जीएसटी था। वो 50,000 के जीएसटी में से मुझे मैं ये अजम्पशन करूं कि पहला पूरा साल यूज कर लिया तो भी खाली 20% क्रेडिट मिलेगा 50,000 में से, सो 10,000 का क्रेडिट मिलेगा, दादा 40,000 यहाँ पेएबल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जो है वो 5,000 के हिसाब से ही पेएबल ढूंढना पड़ेगा। सो लॉजिकली स्पीकिंग ऑब्वियसली उसमें ऑप्शन ए का अमाउंट बहुत बड़ा हो जाने वाला है, और लॉजिकली वो गलत भी है। क्यों गलत है? तो कि अगर तुमने ये जो कंपोनेंट ऑप्शन ए की बात की है वो पीरियड ऑफ यूज के ऊपर बेस्ड है। पीरियड ऑफ यूज तब अप्लाई होता है जब मैं एक्चुअली कोई कैपिटल गुड्स की लाइफ की बात कर रहा हूं जो लॉन्ग टर्म लाइफ है। अगर मैं ऐसे कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूं जो एक ही साल में या एक ही महीने में या 6 महीने में फुल्ली कंज्यूम हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट है। तो हाउ कैन आई कंसीडर कि मुझे 5% क्रेडिट मिलेगा फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट ऑफ इट, जबकि जो शॉर्ट पीरियड है उसमें मैंने उसको फुल्ली यूज कर लिया है। तो अगर मैंने उसको फुल्ली यूज कर लिया है तो मुझे पीरियड ऑफ यूज के लिए अब कोई रेलेवेंसी लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, स्क्रैप वैल्यू वाला जो लॉजिक है वो बराबर है जो आप अभी भी अप्लाई करो। तो ये पॉइंट को कवर करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजो ऐड किया गया था जिसमें बोला है कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, मोल्ड है, डाइज है, जिग्स है एंड फिक्सचर्स है, ये सब चीजें अगर यूज करने के बाद एज अ स्क्रैप बेचोगे तो ऑप्शन ए अप्लाई मत करो, रादर ऑप्शन बी के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन कर लो और जो आए वो अमाउंट पेएबल होगा। ऑप्शन ए वाला लॉजिक कभी भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट याद रखना ये जो पॉइंट है वो खाली सिलेक्टेड गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सारे गुड्स के लिए ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। सारे गुड्स के लिए तो ऑप्शन ए और बी विच एवर इज हायर ये अप्लाई करना ही पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज सेक्शन 18 subsection 6. Let us understand few examples based on that. Yes friends, very important provisions under the special circumstances chapter as well as under entire GST chapter, and that is what we understand as proportionate credit component. When I talk about the proportionate credit component, it covers under section 17 subsection 1, and when I say section 17 subsection 1 that talks about what, तो कि ये बात कर रहा है when input services and capital goods are used partly in business and partly in other than business activities. So अगर मान लो कि तुम कोई ऐसे input services capital goods की बात कर रहे हो जो partly business activities में यूज होते हैं और partly other than business activities में यूज हो रहे हैं, तो क्या मुझे फुल क्रेडिट लेना चाहिए कि मुझे प्रोपोर्शनेट क्रेडिट लेना चाहिए? तो कि वही सारी चीज कवर होती है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। अब उसके लिए हमारा लॉ बहुत क्लियर है कि आपका जो एलिजिबल क्रेडिट हो जाएगा वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, वो फुल कैलकुलेशन नहीं होगा। कोई बोले सर कितना प्रोपोर्शन क्रेडिट मिलेगा, तो उसके लिए ऑलरेडी लॉ में सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 को सपोर्ट करते हुए रूल नंबर 42 और 43 डिफाइन हुए हैं जो बात कर रहे हैं कि कितना क्रेडिट मिलना चाहिए और कितना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट रूल 42 एंड रूल 43 ऑफ CGST रूल्स। ये दोनों रूल्स है जो हमें बात कर रहे हैं कि भाई हम आपको इतना क्रेडिट देंगे और हम आपको बाकी का क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे। सो हाउ मच पोर्शन ऑफ क्रेडिट शुड बी अलाउड and how much portion of credit should not be allowed, that is given under rule 42 and 43. पैरेलल बेसिस पे एक और प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एज यू कैन सी ओवर हियर। नाउ ये सेक्शन किसकी बात कर रहा है? तो कि ऑलमोस्ट सेम लाइन पे सी सेक्शन 17(1) किसकी बात करता है फ्रेंड्स? तो कि कोई भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स पार्टली बिजनेस एक्टिविटीज में यूज हो और पार्टली अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज में यूज हो तो ये क्लॉज अप्लाई होगा। जबकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 किसकी बात करता है? तो कि सब कुछ बिजनेस एक्टिविटीज में ही यूज हुआ है बट बिजनेस एक्टिविटीज में
कहीं कहीं पे टैक्सेबल कंपोनेंट में यूज हुआ है और कहीं कहीं पे एग्जाम कंपोनेंट में यूज हुआ है. सो फॉर एग्जांपल मैं इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स टैक्सेबल एक्टिविटीज एज वेल एज एग्जाम एक्टिविटीज दोनों जगह पे यूज कर रहा हूं, तो उस केस में मुझे कितना क्रेडिट मिलना चाहिए और कितना नहीं मिलना चाहिए, तो दैट इज अगेन द प्रोपोर्शनेट क्रेडिट, जिसका कैलकुलेशन अगेन रूल 42 एंड 43 में अप्लाई होता है. See friends, basically you need to understand there are two sections under section 17. एक है subsection 1, दूसरा है subsection 2. दोनों के दोनों sections आपको क्रेडिट के लिए ही बोल रहे हैं. एक क्या बोल रहा है, दैट इज फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, तो उसमें ऐसा बोला है कि अगर आप अपने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज दोनों में यूज कर रहे हो तो हम आपको फुल क्रेडिट देंगे. हम आपको फुल क्रेडिट नहीं देंगे, हम आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट देंगे. एंड दूसरा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, जो ये बोल रहा है कि आप इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स बिजनेस में तो यूज कर ही रहे हो, बट बिजनेस में अगर टैक्सेबल पार्ट में यूज कर रहे हो एज वेल एज एग्जाम पार्ट में यूज कर रहे हो तो अगेन हम आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ही देंगे, हम आपको फुल क्रेडिट नहीं देंगे. सो दैट इज वेयर वी अप्लाई सेक्शन 17(1) एज वेल एज सेक्शन 17(2). ये दोनों सेक्शंस के रेफरेंसेस रूल 42, 43 ऑफ CGST रूल्स में जाते हैं. बिफोर वी मूव अहेड, लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे बेटर क्लैरिटी आएगा. हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स नवकार इंस्टीट्यूट की. सो व्हेन आई से नवकार इंस्टीट्यूट, तो मान लो कि नवकार इंस्टीट्यूट इज इन द बिजनेस ऑफ CACS कोचिंग. Now when I say CACS coaching, तो along with that नवकार इंस्टीट्यूट का एक अपना स्कूल भी है, तो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज एन एग्जाम सप्लाई. जबकि CACS कोचिंग जो हम बात कर रहे हैं दैट इज टैक्सेबल सप्लाई. सो नवकार इज इनटू लॉट ऑफ बिजनेस. वी आर इनटू CACS कोचिंग, वी आर इनटू CPA, CMA, ACCA, CFA एंड अदर इंटरनेशनल कोर्सेज. सो हम लोग बहुत सारे कोर्सेज में है जो टैक्सेबल है, क्योंकि ये सब कुछ टैक्सेबल है. पैरेलल लेवल पे नवकार का अपना खुद का एक स्कूल है, एंड बिकॉज नवकार का अपना एक स्कूल है, स्कूल विच इज एफिलिएटेड विद गुजरात बोर्ड फॉर 9th, 10th, 11th, 12th, so obviously that becomes an exam supply. So on one end Navkar Institute gives taxable supply, on another end Navkar Institute gives exam supply. अब अगर वो टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई जो दोनों नवकार इंस्टीट्यूट देता है, उसके लिए जो इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स है, अगर वो कॉमन बन जाए तो दैट इज वेयर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 इज एप्लीकेबल. सो फॉर एग्जांपल ये जो एसीज लगाए हुए हैं वो एसीज प्रीमाइसेस में यूज हो रहे हैं. अब इसी प्रीमाइसेस में स्कूल वाले बच्चे भी पढ़ने आए और CACS वाले भी पढ़ने आए, तो किनाई से कि ये कॉमन बन जाएंगे. और अगर ये इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स कॉमन बन जाएंगे तो एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 आपको फुल क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा. सिमिलर वे यहाँ जो मार्कर पेन यूज होती है वो ऑब्वियसली स्कूल वाले भी यूज करेंगे और हम लोग भी यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के हिसाब से प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा. सिमिलर वे अगर मान लो कि यहाँ पे जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे अदर फैकल्टीज है जिनके वीडियो लेक्चर्स आप रेफर कर रहे होंगे, वो स्कूल में भी पढ़ाने जाते हैं और CACS में भी पढ़ाने आते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो सप्लाई है वो भी कॉमन बन जाता है. सम पोर्शन इज यूज्ड इन एग्जाम सप्लाई, सम पोर्शन इज यूज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई. तो कितना क्रेडिट मिलना चाहिए ना कितना नहीं मिलना चाहिए, अगेन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 अप्लाई हो जाएगा. अच्छा, ये मैंने आपको समझाया कि इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स का बाइफर्केशन क्या है. सम पोर्शन रिलेट्स टू टैक्सेबल, सम पोर्शन रिलेट्स टू एग्जाम, देन इन दैट केस आपको कभी भी फुल क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा. बट इन अ सिमिलर मैनर फ्रेंड्स, मान लो कि नवकार जो CACS का कोचिंग जनरल स्टूडेंट्स को दे रहा है, वही नवकार इंस्टीट्यूट के जो ओनर है हितेश भाई शाह, उनके जो सन है दैट इज आगम शाह, वो आगम शाह मान लो कि वो भी CACS पढ़ने आते हैं, और अगर वो CACS पढ़ने आते हैं तो वो अगर इंस्टीट्यूट में आए ऑफिशियली पढ़ने के लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है. बट मान लो कि हितेश सर इज अरेंजिंग अ फैकल्टी स्पेसिफिकली टू टीच आगम एट हिज होम, देन इन दैट केस वो फैकल्टी की जो सर्विसेज होगी वो ऑब्वियसली अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेटेड होगी, वो बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेटेड नहीं मानी जा सकती. दैट विल बाय डिफॉल्ट बिकम रिलेटेड टू अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज.
अगर मान लो कि ऐसा लाइक जो मार्कर पेन रोलर पेन हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं, वैसे ही मार्कर पेन रोलर पेन हितेश सर के घर पे यूज हो एंड विच हैव बीन अगेन अक्वायर्ड बाय नवकार इंस्टीट्यूट, तो कि अगेन दे आर रिलेटेड टू अदर देन बिजनेस एक्टिविटी. सो द बेसिक कंपोनेंट विच आई कंसिडर इज कि जो नवकार इंस्टीट्यूट है वो अपने इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स को बिजनेस एक्टिविटीज में भी यूज कर रहा है एज वेल एज अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज में भी यूज कर रहा है. अच्छा मान लो, चलो एक और एग्जांपल देता हूं, इसी प्रीमाइसेस में जहां पे कैपेसिटी 500 या 600 लोगों की है, ठीक है. अब मान लो कि इसी प्रीमाइसेस में हितेश सर अपना कोई पर्सनल फैमिली फंक्शन रखे, यही प्रीमाइसेस के अंदर हितेश सर अपना कोई पर्सनल फैमिली फंक्शन रखे और वो फंक्शन के लिए भी यही एसी यूज हो, तो मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूं ना कि दिस एसी इज यूज्ड इन बिजनेस एज वेल एज अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज. आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट. उसके लिए अगर यही क्लासरूम यूज हो, अगर यही स्टेज यूज हो, तो मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूं कि ऑल इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स विल बी यूज्ड इन बिजनेस एज वेल एज इन अदर देन बिजनेस एक्टिविटी. सेम वे अगर एज अ फैकल्टी मैं क्लासरूम में भी पढ़ाऊं और मैं आगम शाह को उनके घर पे भी पढ़ाने जाऊं, तो ऑब्वियसली माय सर्विसेज आर यूज्ड बाय नवकार इंस्टीट्यूट. सम पोर्शन रिलेट्स टू बिजनेस एक्टिविटी एंड सम पोर्शन रिलेट्स टू पर्सनल एक्टिविटी दैट इज अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, तो मुझे उसका कभी भी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. सिमिलर मैनर नवकार इंस्टीट्यूट 2 एसी परचेज करे, एक एसी यहां क्लासरूम में इंस्टॉल हो, दूसरा एसी अगर हितेश सर के घर पे इंडिविजुअली इंस्टॉल हो, तो उस केस में उस एसी का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए बिकॉज इट इज यूज्ड इन बिजनेस एज वेल एज अदर देन बिजनेस एक्टिविटी. सो पॉइंट इज कुछ चीजें ऐसी होगी जो इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स कैटेगरी में फॉल होगी, बट वो इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स बिजनेस और अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज में यूज हो रहे हैं और बिजनेस में भी टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट एक्टिविटी में यूज हो रहा है, तो हमें फुल क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, हमें उसका प्रपोर्शनेट क्रेडिट मिलना चाहिए. और अगर हमें उसका प्रपोर्शनेट क्रेडिट मिलना चाहिए तो इन दैट केस कितना प्रपोर्शन मिलना चाहिए और कितना प्रपोर्शन नहीं मिलना चाहिए, दैट बिकम्स रेलेवेंट फैक्टर. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल फ्रेंड्स. लेट अस टेक इट दिस वे कि अगर मान लो कि मेरे फादर का बिजनेस है गारमेंट्स का, वो गारमेंट्स बना के बेचते हैं अक्रॉस इंडिया. अब वो जो गारमेंट्स बना के बेचते हैं अक्रॉस इंडिया, ये गारमेंट्स के ऊपर जो टैक्स चार्ज होगा उसके लिए मैं बात कर रहा हूं. तो कि गारमेंट्स वो बना के देते हैं जनरल पब्लिक को, तो कि जब वो जनरल पब्लिक को बना के देते हैं तो कि नहीं से गारमेंट्स आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज, आई मीन रादर गारमेंट्स आर लायबल फॉर जीएसटी. सो उसके लिए जो भी इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स मेरे फादर ने यूज किए होंगे, वो सारे इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए सिंस दे आर यूज्ड इन टैक्सेबल पोर्शन. अब मान लो मेरे ही फादर को इंडियन आर्मी के लिए यूनिफॉर्म बनाने का ऑर्डर मिलता है, उनके कपड़े बनाने का ऑर्डर मिलता है. वो जो ऑर्डर उन्हें मिला है, तो वो ऑर्डर के थ्रू अगर वो सप्लाई करेंगे, तो आई थिंक सिंस इट्स अ सप्लाई टू डिफेंस, इट इज सप्लाई टू इंडियन आर्मी, इट इज एलिजिबल फॉर स्पेशल एग्जम्पशन. सो अब उसके पीछे जो इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स यूज होंगे वो एग्जाम पोर्शन में यूज होने वाले हैं. सो व्हेन आई अप्लाई दैट सेम लॉजिक, तो क्या मुझे ये मानना है कि कुछ इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स ऐसे होंगे जो टैक्सेबल पार्ट में यूज हुए और कुछ इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स ऐसे होंगे जो एग्जाम पार्ट में यूज हुए. तो जितना टैक्सेबल पार्ट में यूज हुआ है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए और जितना एग्जाम पार्ट में यूज हुआ है उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, अप्लाइंग सेक्शन 17 सबसेक्शन 2. अब सिमिलर मैनर में अगर मान लो कि मेरे फादर है जिनका जो मैंने बोला कि गारमेंट्स का बिजनेस है, वो बिजनेस या वो गारमेंट की फैक्ट्री के सम कंपोनेंट या सम पर्सन या सम मशीनरीज का मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि नाउ दोज इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स आर नॉट यूज्ड इन बिजनेस एक्टिविटी, रादर दे आर यूज्ड इन अदर देन बिजनेस एक्टिविटी. अब कोई बोले कि सर मेजोरिटी टाइम तो वो बिजनेस में ही यूज होता है, हार्डली 5% या 10% ही हम अपनी पर्सनल एक्टिविटीज में यूज करते हैं. तो इन दैट केस ऑब्वियसली मुझे फुल क्रेडिट डिसअलाउ नहीं करना है, मुझे एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 प्रपोर्शनेट क्रेडिट डिसअलाउ करना पड़ेगा. सो some portion is used in business and some portion is used in other than business, then in that case section 17 subsection 1 is applicable. Like I'll give you one more last example. मान लीजिए कि मैं रेडियो टैक्सी बिजनेस में हूं,
और रेडियो टैक्सी नॉर्मली, आई एम नॉट सेइंग ओला उबर कंपोनेंट। अगर मान लो कि मैं कैब के बिजनेस में हूं और मेरी सर्विसेज टैक्सेबल है, सो ऑब्वियसली वो टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स में बाय करूंगा मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा अप्लाइंग नॉर्मल आईटीसी रूल। बट अब मान लो कि वही कार है जो मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ले जाने के लिए यूज करता हूं, सो दैट मीन्स आई एम यूजिंग दैट कार फॉर पर्सनल बिजनेस, and if I am using that car for personal business, that means that car becomes commonly used for business activity as well as commonly used for other than business activity. If that is the case, तो section 17 subsection 1 अप्लाई हो जाएगा और उसके हिसाब से मुझे proportionate credit मिलेगा और proportionate credit नहीं मिलेगा. So friends, this is what we understand as section 17 subsection 1 as well as section 17 subsection 2, which are very very complex procedural based rules, which procedures are given under rule 42 and rule 43. So let us understand first of all what is rule 42 and then let us understand what is rule 43. So here friends, we are talking about rule number 42. Yes friends, let us talk about the input and input services. See, I told you rule 42 and there is another rule which is rule 43. Basically this is rule 42. This talks about the input and input services only. And when I talk about rule 43, it talks about capital goods only. So basically हम लोगों को ये बाइफर्केशन करना है कि कितने इनपुट सर्विसेज बिजनेस में यूज हुए और कितने इनपुट सर्विसेज नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में यूज हुए। मोर इंपॉर्टेंट जो इनपुट सर्विसेज बिजनेस में यूज हुए उसमें से कितना टैक्सेबल पार्ट में यूज हुआ और कितना एग्जाम पार्ट में यूज हुआ, ये हम लोगों को बाइफर्केट करना है। बट चाहे मैं इनपुट सर्विसेज बिजनेस और अदर देन बिजनेस में यूज करूं, चाहे मैं इनपुट सर्विसेज टैक्सेबल एंड एग्जाम पोर्शन में यूज करूं, वो सारा कैलकुलेशन मुझे एक ही रूल में करना है एंड दैट इज रूल नंबर 42 जो इनपुट्स के रिगार्डिंग एप्लीकेबल है। ऐसा ही पैरेलल दूसरा रूल है विच इज रूल नंबर 43 विच इज एप्लीकेबल विथ रिगार्ड टू कैपिटल गुड्स कैलकुलेशन। उसमें मैं ये बाइफर्केशन करूंगा कि कितने कैपिटल गुड्स बिजनेस और कितने कैपिटल गुड्स नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में यूज हुए हैं। सिमिलर वे कितने कैपिटल गुड्स बिजनेस में टैक्सेबल पार्ट में यूज हुए और कितने कैपिटल गुड्स बिजनेस में एग्जाम पार्ट में यूज हुए। तो ये सारा बाइफर्केशन जो कैपिटल गुड्स के लिए रहेगा वो रूल नंबर 43 से एप्लीकेबल होगा और जो सारा बाइफर्केशन इनपुट और इनपुट सर्विसेज के रिगार्डिंग है वो सब कुछ रूल नंबर 42 से एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज एंटायरली रूल 42 which I am explaining to you. Once we'll be done with rule 42, we'll be taking it to rule 43 and then we will understand the examples based on both the rules. Because थियरेटिकली मैं आपको कितना भी समझाऊं, जब तक प्रैक्टिकली एक या दो सम या तीन सम नहीं होंगे तब तक वो प्रोविजन के ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं आएगा। सो वी नीड टू डू दोज प्रोविजंस प्रैक्टिकली एज वेल विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड इवन इफ शायद आई मीन लाइक नॉट 100% बट शायद थियरेटिकली मैं एक्सप्लेन करूं ना, उसके बाद भी आपको एग्जैक्ट आइडिया जब तक सम नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस रूल 42 एज पर थियरेटिकल पर्सपेक्टिव। सो रूल 42 में अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। जो फर्स्ट थिंग है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज टी। व्हाट इज टी फ्रेंड्स एक्चुअली? तो टी टॉक्स अबाउट द टोटल क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दैट यू आर रिसीविंग इन अ पर्टिकुलर पीरियड और अ मंथ। सो लाइक दिस कैलकुलेशन जनरली टेक्स प्लेस ऑन पीरियडिकल बेसिस। सो अगर आप मंथली बेसिस पे टैक्स भरते हो तो ये सारा कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे होगा। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स भरते हो तो ये सारा कैलकुलेशन क्वार्टरली बेसिस पे होगा। जिस पर्टिकुलर मैथोडोलॉजी में, जिस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप अपना टैक्स पेमेंट कर रहे हो, उसी मैथोडोलॉजी के हिसाब से, उसी सिनेरियो के हिसाब से आपका ये पूरा कैलकुलेशन रहने वाला है। When I talk about T, so T talks about the total input and input services that you have received in that particular month, irrespective of कि वो बिजनेस में यूज हुआ है कि अदर देन बिजनेस, वो टैक्सेबल में यूज हुआ है कि एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई लेना देना नहीं है। वो बिजनेस में यूज हुआ है तो भी वो टी में आएगा, वो अदर देन बिजनेस में यूज हुआ है तो भी वो टी में आएगा, वो बिजनेस में टैक्सेबल पार्ट में यूज हुआ है तो भी टी में आएगा, बिजनेस में एग्जाम पार्ट में यूज हुआ है तो भी टी में आएगा। टी टॉक्स अबाउट total credit of all input services that you receive in a particular month. कोई बोले सर ये कहां से आएगा? तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स आपकी जनरेट होगी GSTR 2 से। आई होप यू रिमेंबर GSTR 2 टॉक्स अबाउट ऑल योर इनवर्ट्स। सो बेसिकली जो जो इनवर्ट्स तुम्हारे सप्लायर ने डिस्क्लोज किए होंगे वो भी तुम्हारे GSTR 2 में आएंगे, जो जो इनवर्ट्स तुमने खुद ने डिस्क्लोज किए होंगे वो भी तुम्हारे GSTR 2 में आएंगे। इनफैक्ट आपको याद हो तो RCM में जो टैक्स पेएबल होता है
सप्लाई, वो भी हम 2 में दिखाते हैं। इनफैक्ट इंपोर्ट किया हुआ हो गुड्स और उसके ऊपर कहीं पे भी कस्टम ड्यूटी के अलावा IGST पेड है तो वो भी हम GSTR 2 में दिखाते हैं। तो बेसिकली सारे इनवर्ड्स आपके GSTR 2 में आएंगे और वो सारे इनवर्ड्स की क्रेडिट हम लोगों को यहां पे दिखानी है एज T, ignoring the fact that it is used in taxable supply, exempt supply, ignoring the fact that it is used in business activity or other than business activity. Prima facie all the input services that we consider, जिसकी क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं, वो सब कुछ T में आएगा। कोई बोले सर इनपुट तो वही होता है ना जो बिजनेस एक्टिविटी या अदर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज हो। तो अगर मान लो कि कोई इनपुट ऐसा है जो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज ही नहीं हुआ है, फ्रेंड्स प्राइमा फेसी तो GSTR 2 में वो रिफ्लेक्ट होगा ही। हाँ, अब GSTR 2 में जब रिफ्लेक्ट हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डिसअलाउ कर दो कि भाई ये क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज ये इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज नहीं हुआ है। बट प्राइमा फेसी तो जो भी इनपुट सर्विसेज होंगे उन सब का क्रेडिट आपको मिलना चाहिए और वो सारा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए अप्लाइंग कंपोनेंट कॉल्ड एज T। सो सारे इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट आपको दिखेगी यहाँ पे T कंपोनेंट के अंदर। अब फ्रेंड्स ये टोटल क्रेडिट में से हमें अलग अलग बाइफर्गेशंस करने हैं। जैसे हम सबसे पहले करेंगे T1। व्हाट इज T1 फ्रेंड्स एक्चुअली? तो ये जो सारे इनपुट सर्विसेज की हम बात कर रहे थे उसमें से कुछ इनपुट सर्विसेज स्पेसिफिकली ऐसे होंगे जो अदर देन बिजनेस, जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में यूज होंगे और उन सारे इनपुट सर्विसेज को हम अपने कैलकुलेशन में T1 बताएंगे और ये T1 का क्रेडिट हमें कभी भी नहीं लेना है। सो T इज व्हाट? T इज टोटल इनपुट सर्विसेज। जितने भी इनपुट सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं उन सब का टोटल क्रेडिट है T। उसमें से T1 क्या होगा? T1 होगा फ्रेंड्स ऐसे इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट जो ओनली नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि नवकार इंस्टीट्यूट फैकल्टीज को हायर कर रहा है, उसमें से कुछ फैकल्टीज ऐसे होंगे जो एक्सक्लूसिवली हितेश सर के सन जो आगम है उनको पढ़ाने के लिए घर पे जाते हैं। तो वो फैकल्टीज जो एक्सक्लूसिवली आगम को पढ़ाने के लिए घर में जाते हैं, ऑब्वियसली उन सब का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए बिकॉज दे आर यूज्ड इन नॉन बिजनेस एक्टिविटीज एंड उसके कारण उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा जो हम T1 की कैटेगरी में शो कर देंगे। और ये इनपुट सर्विस का एक भी रुपए का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा मिलेगा। नथिंग शुड बी अलाउड एज इट इज यूज्ड इन अदर देन बिजनेस, इट इज यूज्ड इन नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। तो ओरिजिनल इनपुट की डेफिनेशन के क्राइटेरिया को ये मैच ही नहीं करेगा कभी भी। मूविंग अहेड विद दैट, व्हेन आई टॉक अबाउट T2 तो हम लोग ऐसे इनपुट सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो बिजनेस में तो यूज हुए बट बिजनेस में एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई या एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई को वो कोरिलेट कर रहे हैं। कोई बोले माने तो कि यहाँ पे हम ऐसे इनपुट सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो नवकार इंस्टीट्यूट ने बाय तो किए हैं बट दे आर एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू स्कूल कोचिंग, स्कूल के लिए वो यूज होते हैं। जो ऐसे फैकल्टीज की बात है, जो ऐसे मार्कर पेन या रोलर पेन की बात है जो एक्सक्लूसिवली स्कूल में जाके यूज होने वाले हैं, ऐसे सिक्योरिटी टीम की बात है जो एक्सक्लूसिवली स्कूल वालों को अपनी सर्विसेज देती है, तो उन सब को हम डेजिग्नेट करेंगे एज T2 और ये वाला क्रेडिट भी नहीं मिलना चाहिए। फ्रेंड्स T इज टोटल क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स यूज। वो बिजनेस में यूज हो, वो अदर देन बिजनेस में यूज हो, वो बिजनेस में टैक्सेबल कंपोनेंट में यूज हो या एग्जाम कंपोनेंट में यूज हो, सो फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज, तो ये क्रेडिट आपको कभी भी अलाउ नहीं होना चाहिए। क्यों? तो कि ये ऐसी एक्टिविटीज, आई मीन T1 T2 की बात कर रहा हूं, ये ऐसी एक्टिविटीज के रिलेटेड है जो एलिजिबल नहीं है, बट T में तो वो आएगा ही। T talks about total input services, T1 talks about other than business, T2 talks about exempt or non-taxable supplies. देन वी टॉक अबाउट T3। T3 ऐसे इनपुट सर्विसेज की बात है जिसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, जिसका क्रेडिट नेगेटिव लीस्ट में कवर होता है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। जैसे कि हम बात करते हैं फूड एंड बेवरेजेस, तो अगर हम फूड एंड बेवरेजेस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो लेट्स से नवकार इंस्टीट्यूट है जो अपना कल्चरल फेस्टिवल अरेंज कर रहा है और उस कल्चरल फेस्टिवल में ऑब्वियसली नवकार कोई कैटरर की सर्विसेज ले रहा है, वो इज प्रोवाइडिंग अस फूड एंड बेवरेज सर्विस और वो इज प्रोवाइडिंग अस आउटडोर कैटरिंग सर्विस। नाउ ऑब्वियसली दैट सर्विस रिलेट्स टू कोर्स और furtherance of business, but since the credit is blocked under section 17 subsection 5, तो मुझे उसका एक भी रुपए का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, तो वो क्रेडिट भी मुझे बाहर निकालना है एंड दैट विल आई विल डू इट अंडर T3 कैटेगरी। सो फ्रेंड्स T क्या है आपका? T है आपका टोटल इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स यूजेज। फिर T1 क्या है? तो ऐसे इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट जो अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज में यूज हुआ है। फिर T2 क्या है? तो ऐसे इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के रिलेटेड है।
फिर ऐसे इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट जो प्राइमा फेसी तो एलिजिबल है सिंस इट इज यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट द क्रेडिट इज ब्लॉक्ड अंडर व्हाट वी कॉल्ड एज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ये तीनों क्रेडिट फ्रेंड्स आपको नहीं मिलनी चाहिए, एंड इनफैक्ट वो सारी क्रेडिट को हम डिसअलाउ कर देते हैं जीएसटीआर 2 के अंदर ही। बेसिकली क्या होता है, जीएसटीआर 2 में आपकी सारी क्रेडिट ऑटो जनरेट होके आ रही है। ये जितनी भी क्रेडिट ऑटो जनरेट होके आ रही है उसमें से जो इनएलिजिबल क्रेडिट हो वो हम जीएसटीआर 2 सबमिट करने के टाइम पे ही शो कर देते हैं एज इनएलिजिबल क्रेडिट, सिंस इट रिलेट्स टू ईदर अदर देन बिजनेस एक्टिविटी और इट रिलेट्स टू एग्जाम सप्लाईज और इट रिलेट्स टू ब्लॉक क्रेडिट। वॉट एवर इज द रीजन, जीएसटीआर 2 में ही ये क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। जीएसटीआर 2 में डिसअलाउ करने का एक ऑप्शन अवेलेबल है लॉ में, तो वहीं से डिसअलाउ कर दिया जाएगा। एंड सिंस वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा तो टोटल वाले टी ऑप्शन में से T1, T2, T3 डिडक्ट हो जाएंगे और जो मिलेगा उसे हम नाम देते हैं C1। What is C1 फ्रेंड्स? तो टोटल इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट माइनस T1 which is input services which are used in other than business activity, minus T2 which are input services used in exam supply, minus T3 which are input services the credit of which is blocked। ये तीनों क्रेडिट निकाल दो तो जो मिलेगा we will call it as C1। एंड ये C1 यानी अब रिमेनिंग क्रेडिट जो मेरे जीएसटीआर 2 में मैं एलिजिबल कैटेगरी में डालूंगा। T1, T2, T3 तो मैं वहीं से इनएलिजिबल करके बाहर निकाल देता हूं, बट उसके अलावा जो बचेगा इज व्हाट आई विल कॉल एज C1 एंड दैट C1 रिलेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सो टेक्निकली T1, T2, T3 जो मैं डिसअलाउ करूंगा उसके बाद में अपना जो जीएसटीआर 2 सबमिट करूंगा तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं इतनी क्रेडिट के लिए एलिजिबल हूं और ये सारा क्रेडिट मेरे जीएसटीआर 2 से मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑब्वियसली ये अमाउंट दिखेगा। सो अगर मान लो कि टोटल इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट 100 रुपया है, उसमें से T1 10 रुपया है, T2 5 रुपया है और T3 मान लो कि और 10 रुपया है, तो टोटल 25 रुपया ऐसा हो गया जो एक्सक्लूसिवली इनएलिजिबल है। एंड सिंस इट इज इनएलिजिबल तो मैं उसे डिसअलाउ कर दूंगा जीएसटीआर 2 सबमिट करने के टाइम पे ही। तो जीएसटीआर 2 में जो मैं अपनी फाइनल क्रेडिट शो करूंगा वो 75 रुपीज का ही होगा। एंड सिंस इट इज 75 रुपीज तो वही जीएसटीआर 2 से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हम 75 रुपीज का प्राइमा फेसी एलिजिबल क्रेडिट बोलेंगे। अब फ्रेंड्स उसी क्रेडिट को जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा उसे हम यहां पे फॉर्मूला में C1 नाम देंगे। सो वी अंडरस्टैंड T which is total credit, T1 which is related to other than business, T2 which is related to exempt, T3 which is blocked, and now C1 which is the net credit after allowing disallowable credit। so जो बचेगा वो हमारा C1 होगा। अब ये C1 में से हम लोग एक और बाइफर्केशन करेंगे, दैट इज T4। व्हेन आई टॉक अबाउट T4 तो मैं अब ऐसे इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट की बात कर रहा हूं विच आर यूज एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल सप्लाई। सो आई मीन लाइक जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि कुछ फैकल्टीज ऐसे होंगे जो आगम शाह को घर पे पढ़ाने के लिए जाते हैं, जो हितेश सर का सन है, भले उसका कॉस्ट नवकार बेयर करता है बट इट इज रिलेटेड टू अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। सिमिलर वे अगर मान लो कि कुछ फैकल्टीज ऐसे है जो सिंपली स्कूल में ही पढ़ाने जाते हैं, तो ये जो फैकल्टीज की सर्विसेज होंगी दैट इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एग्जाम सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। बट ऐसे भी तो फैकल्टीज होंगे जो एक्सक्लूसिवली हायर किए गए होंगे सीए कोचिंग के लिए, सीएस कोचिंग के लिए, सीपीए कोचिंग के लिए, आईसीडब्ल्यूए के लिए, सीएमए के लिए, इंटरनेशनल सीएफए के लिए, एसीसी के लिए। तो ये सारे ऐसे इनपुट सर्विसेज होंगे जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल कैटेगरी में यूज होंगे, तो उसकी क्रेडिट हमें शो करनी है एज T4। एंड व्हेन आई शो दैट अंडर T4 तो वो क्रेडिट भी मुझे डिडक्ट करके ढूंढना है व्हाट वी कॉल्ड एज C2। कोई बोले सर T1, T2, T3 बाहर निकाला वो तो समझ में आना चाहिए, बट T4 को क्यों बाहर निकाला? तो फ्रेंड्स T1, T2, T3 को तुमने टोटल क्रेडिट में से बाहर निकाला बिकॉज ये क्रेडिट मिलना ही नहीं चाहिए। T4 को बाहर निकाला है उसका रीजन ये नहीं है कि ये क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए, ये क्रेडिट तो फ्रेंड्स आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो अंडर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बट उसे बाहर निकालने का लॉजिक है कि अब मुझे ऐसे इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट चाहिए जो कॉमन है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरे पास ऐसे इनपुट सर्विसेज होंगे जो बिजनेस में यूज हुए होंगे, जो नॉन बिजनेस में यूज हुए होंगे, जो दोनों में भी यूज हुए होंगे। मेरे पास ऐसे इनपुट सर्विसेज होंगे जो टैक्सेबल में यूज हुए, जो एग्जाम में यूज हुए, एज वेल एज दोनों में यूज हुए। तो जब मैं
ऐसे इनपुट सर्विसेज जो एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस है उसको बाहर निकाल दूं, ऐसे इनपुट सर्विसेज जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में है वो बाहर निकाल दूं, ऐसे इनपुट सर्विसेज जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में उसको भी अलग कर दूं, तो अब जो इनपुट सर्विसेज बचेंगे फ्रेंड्स वो ओनली कॉमन इनपुट सर्विसेज बचेंगे। सो कॉमन इनपुट सर्विसेज के लिए मुझे आगे कैलकुलेशन करना है, एंड बिकॉज मुझे आगे कैलकुलेशन करना है तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए C2 करने के लिए T4 को अलग करना पड़ रहा है। याद रखना T4 और T1, T2, T3 को अलग करने का रीजन अलग है। मैं मानता हूं कि ये सब कुछ एक्सक्लूसिव है, बट T1, T2, T3 को अलग करने का रीजन है वो क्रेडिट मिलना ही नहीं चाहिए। T4 को अलग करने का रीजन है क्योंकि मुझे कॉमन क्रेडिट ढूंढना है जिसके ऊपर मुझे आगे का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। Now when I talk about subsequent calculation, that means this C2 is nothing but the common, I'm sorry, it should not be common Senvirt credit, it should be common GST credit, but it is nothing but a common GST credit of input services. अब यहां पे कुछ इनपुट सर्विसेज जो बचे होंगे, जो कॉमन होंगे, वो बिजनेस एज वेल एज अदर देन बिजनेस दोनों में यूज हुए हैं, और बिजनेस में भी टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम दोनों में यूज हुए हैं। अगेन बता रहा हूं मैं, यहां पे जो कॉमन इनपुट्स बचे हैं वो कौन से होंगे, तो कि ऐसे इनपुट सर्विसेज जो बिजनेस एज वेल एज अदर देन बिजनेस दोनों साइड यूज हुए हैं। कॉमन बिजनेस एज वेल एज अदर देन बिजनेस दोनों बाजू यूज हुए हैं। जो कॉमन बिजनेस में यूज हुए, बिजनेस में भी टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट दोनों साइड यूज हुआ होगा। तो अब मेरे पास जो इनपुट सर्विसेज बचे हैं वो ओनली कॉमन है, कॉमन बिजनेस, कॉमन अदर देन बिजनेस, कॉमन बिजनेस, बिजनेस में टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट, ये दोनों में भी कॉमन है। तो अब मैं ऐसे इनपुट सर्विसेज के लिए आगे का कैलकुलेशन करूंगा, जिसमें से अब मुझे प्राइमा फेसी क्या ढूंढ लेना पड़ेगा पता है, तो कि मैं ये ढूंढ लूंगा कि ये कॉमन में से कितना अदर देन बिजनेस में यूज हुआ है, सिमिलर में ये कॉमन में से कितना एग्जाम में यूज हुआ है। और अगर मैं एक बार ये बाइफरकेट कर लेता हूं कि कॉमन में से कितना अमाउंट बिजनेस का, कॉमन में से कितना अमाउंट अदर देन बिजनेस का है, सिमिलर वे कॉमन में से कितना अमाउंट एग्जाम के रिलेटेड है, तो जितना अमाउंट कॉमन में से अदर देन बिजनेस का होगा वो क्रेडिट निकल जाएगा, जितना अमाउंट कॉमन में से एग्जाम के रिलेटेड होगा वो क्रेडिट निकल जाएगा। तो कॉमन में से अब ये दो क्रेडिट निकल जाएंगे, तो जो बचेगा वो कॉमन में से टैक्सेबल के रिलेटेड होगा, और उसी के लिए मुझे कैलकुलेशन यहां पे करना पड़ेगा, और उसी के लिए मैं पहला पॉइंट गिनता हूं एज D1। नाउ व्हाट इज D1? तो D1 बेस्ड ऑन सिंपली वर्क्स बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स फॉर्मूला। यहां पे हमें दिया हुआ है D1 इज इक्वल टू E बाय F इंटू C2। Now when I say D1 is equal to E by F into C2, what is C2? C2 is common credit. What is E? E is exempt turnover. What is F? F is total turnover. So law क्या कहता है? तो ऐसा बोला है कि F which is your total turnover, ये turnover के लिए इतनी common credit है, तो exempt turnover के लिए कितना? It's a simple math that you apply friends. वापस बता रहा हूं, please keep this in mind. F is your total turnover. So मेरा total turnover for example X amount है, तो total turnover के लिए इतना common credit, तो वो total turnover में से जो exempt portion है उसके लिए कितना credit? Let us take an example of Navkar. So Navkar की बात करें तो हमारा CACS वाला जो turnover है वो taxable turnover है, और स्कूल वाला जो टर्नओवर है वो exempt टर्नओवर है। तो स्कूल का टर्नओवर मान लो 1 करोड़ रुपया है, और CACS का टर्नओवर मान लो 2 करोड़ रुपया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3 करोड़ का टोटल टर्नओवर है, तो कि 3 करोड़ के टोटल टर्नओवर के लिए जो कॉमन इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट है वो इतनी है, तो 1 करोड़ के एग्जाम टर्नओवर के लिए कितना, और वो जितना भी आएगा वो क्रेडिट मैं मान लूंगा एज D1, दैट इज D1 is nothing but out of common credit what amount relates to exam supply, and the amount that relates to exam supply वो मुझे नहीं मिलना चाहिए, तो that I'll disallow under the D1 category. On the parallel basis अब मैं एक और पॉइंट ढूंढूंगा, दैट इज D2. D2 क्या है फ्रेंड्स, तो क्या कॉमन में से कितना अदर देन बिजनेस के रिलेटेड है। सी यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कॉमन में से कुछ अमाउंट बिजनेस और कुछ अमाउंट अदर देन बिजनेस के रिलेटेड होगा, और जो बिजनेस के रिलेटेड होगा उसमें से भी कुछ अमाउंट टैक्सेबल और कुछ अमाउंट एग्जाम के रिलेटेड होगा। तो जो अमाउंट एग्जाम के रिलेटेड है वो हमने ढूंढ लिया। अब जो अमाउंट अदर देन बिजनेस के रिलेटेड, वापस एक बार बोल रहा हूं फ्रेंड्स, कॉमन में से कुछ अमाउंट, ये कॉमन है उसका बाइफरकेशन है, कुछ अमाउंट बिजनेस कुछ अमाउंट अदर देन बिजनेस। सो ये एक कंपोनेंट है जो हमें ढूंढना है, प्लस कॉमन में से जितना बिजनेस के रिलेटेड होगा उस बिजनेस में से कुछ टैक्सेबल बिजनेस होगा, कुछ एग्जाम बिजनेस होगा।
तो जितना टैक्सेबल बिजनेस के लिए यूज हुआ है वो तो मुझे मिलना चाहिए, जितना एग्जाम बिजनेस के लिए यूज हुआ है वो मुझे नहीं मिलना चाहिए, जिसको मैंने D1 बोल दिया। सो D1 तो मुझे मिल गया कि कॉमन में से कितना एग्जाम बिजनेस के रिलेटेड है। अब मुझे चाहिए कॉमन में से कितना अदर देन बिजनेस के रिलेटेड है, और वो मैं ढूंढता हूं अप्लाइंग D2। अब D2 तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड है, क्या तो क्या कॉमन क्रेडिट में से 5% फिक्स। सो जो भी तुम्हारा कॉमन क्रेडिट होगा, देयर इज अ डीमिंग फिक्शन कि उसमें से 5% रिलेट्स टू एग्जाम, एंड सिंस 5% रिलेट्स टू एग्जाम, टू दैट एक्सटेंट योर क्रेडिट शुड गेट डिसअलाउड। सो C2 मल्टीप्लाई बाय 5%। व्हेन यू टॉक अबाउट C2 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो उतना क्रेडिट चला जाएगा। सी यू नीड टू कीप दैट इन माइंड, D1 एंड D2 बोथ आर बेस्ड ऑन द डीमिंग फिक्शन। यहां पे दोनों में अजम्पशन जाता है। D2 के लिए अजम्पशन क्या है, तो क्या कॉमन क्रेडिट में से 5% अदर देन बिजनेस के रिलेटेड है। D1 के लिए अजम्पशन क्या है, तो क्या टोटल टर्नओवर के लिए जो कॉमन क्रेडिट होगा तो एग्जाम टर्नओवर के लिए उतना ही होगा। माने टोटल टर्नओवर में जो एग्जाम का रेशियो है उसी रेशियो में कॉमन क्रेडिट्स यूज हुए होंगे, यही हमारा अजम्पशन है। अबे पॉइंट ये है फ्रेंड्स, ये डीमिंग फिक्शन क्यों बोला जाता है, तो क्या ऐसी कोई गारंटी है कि कॉमन में से 5% ही अदर देन बिजनेस के रिलेटेड होगा? बट नो, इट इज डीमिंग फिक्शन। लॉसेज ये होगा, माने हम फॉलो कर रहे हैं। सिमिलर वे आप थोड़ा लॉजिकली अप्लाई करो ना, तो कि टोटल टर्नओवर 3 करोड़ का था और उसमें से एग्जाम टर्नओवर 1 करोड़ का है। दैट मीन्स मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं कि टोटल टर्नओवर में से 1/3 रिलेट्स टू एग्जाम। क्या ऐसी कोई गारंटी होगी कि कॉमन क्रेडिट में से भी 1/3 ही एग्जाम के रिलेटेड है? क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से तो मैं वही कर रहा हूं, 3 करोड़ के लिए एक्स अमाउंट का कॉमन क्रेडिट, तो 1 करोड़ के लिए कितना, सो कॉमन क्रेडिट इंटू 1/3। सो मेरा अजम्पशन यही होगा कि कॉमन क्रेडिट में से 1/3 एग्जाम के रिलेटेड है। अबे इफ दैट इज द केस, इट इज एक्चुअली डीमिंग फिक्शन, जो 100% सही है ऐसा जरूरी नहीं है। बट सिंस लॉ सेज दैट योर D1 D2 शुड बी बेस्ड ऑन अजम्पशन, वी अप्लाई दैट अजम्पशन एंड वी फाइंड आउट इनएलिजिबल कंपोनेंट आउट ऑफ कॉमन। सो हमने कॉमन C2 की बात की थी, उसमें से हमें यह मिल गया कि D2 वाला अमाउंट अदर देन बिजनेस के रिलेटेड है, तो वो आप निकाल दो। उसके अलावा जो बचा उसकी मैं बात कर रहा हूं कॉमन में से बिजनेस के रिलेटेड। बिजनेस में से टैक्सेबल बिजनेस एंड एग्जाम बिजनेस, तो हमने ढूंढ लिया D1 एग्जाम बिजनेस के रिलेटेड है। तो दैट मीन्स अब एक ही कंपोनेंट बचा, दैट इज कॉमन में से टैक्सेबल कंपोनेंट, उसी को हम बोलते हैं C3। तो C3 मुझे कैसे मिलेगा, तो कि टोटल कॉमन क्रेडिट विच इज C2 माइनस D1 विच इज अदर देन एग्जाम सप्लाई, अरे सॉरी विच इज रिलेटेड टू एग्जाम सप्लाई। सिमिलर वे D2 विच इज अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, ये दोनों निकाल दिया तो जो मिलेगा वो मेरा कॉमन का एलिजिबल क्रेडिट होगा, जिसे मैं लीगल सेंस में बोलता हूं एज C3। सो फ्रेंड्स, टेक्निकली मुझे कौन सी क्रेडिट लेनी पड़ेगी, तो कि मुझे जो एक्सक्लूसिवली एलिजिबल क्रेडिट होगा वो लेना पड़ेगा, विच आई कॉल एज T4। और कौन सा लेना पड़ेगा, तो कि C3 विच इज आई कॉल एज कॉमन में से एलिजिबल क्रेडिट। तो जो एक्सक्लूसिवली एलिजिबल क्रेडिट है वो मैं ले जाऊंगा, जो कॉमन में से एलिजिबल क्रेडिट है वो मैं ले जाऊंगा। सो T4 एंड C3 उन दोनों का मैं टोटल करूंगा, तो जो मुझे मिलेगा वो एक्चुअली मेरा एलिजिबल क्रेडिट होना चाहिए। बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पूरा C1 का अमाउंट ले चुका हूं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पूरा C1 का अमाउंट ले चुका हूं, उस C1 में से मैंने कौन से बाइफर्केशन किए, पहला T4, क्या वो एलिजिबल है, तो क्या एलिजिबल है, तो क्या उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। और मैंने क्या बाइफर्केशन किए, तो क्या D1, क्या वो एलिजिबल है, तो क्या नहीं। तो क्या एक काम करो, आपने C1 का फुल क्रेडिट ले लिया है, तो अब D1 की अमाउंट से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दो। सेम वे D2, क्या वो एलिजिबल है, तो क्या नहीं है। बट सिंस आपने C1 का फुल क्रेडिट ले लिया है एंड ये C1 में से D2 ऐसा अमाउंट है जो इनएलिजिबल है, तो अगेन आप उतनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दो। सो प्रैक्टिकली तुमने C1 का क्रेडिट लिया है और सामने D1 D2 का लायबिलिटी क्रिएट कर दिया है, तो जो नील इफेक्ट होगा वो और कुछ नहीं होगा, C3 और T4 का ही अमाउंट होगा। क्योंकि C1 में से हम जितने भी बाइफर्केशन कर रहे हैं वो सारे हमने कवर अप कर लिए। या तो C1 माइनस D1 D2 करो, या तो T4 प्लस C3 करो, आपको दोनों केस में एलिजिबल क्रेडिट ही मिलने वाला है। एक बार पूरा फॉर्मूला वापस बता देता हूं फ्रेंड्स। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज
टी इज वो टोटल क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज जो आपको मिलना चाहिए, जो आपके जीएसटीआर 2 से आता है। मिलना चाहिए नहीं, वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, बट जो आपके जीएसटीआर 2 से आता है विच इज व्हाट वी कॉल्ड एज टी, टोटल क्रेडिट, उसमें से जितना अदर देन बिजनेस के रिलेटेड है वो T1 बोल के बाहर निकाल दो। जितना एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई के रिलेटेड है वो T2 बोल के बाहर निकाल दो। जितना ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 वो T3 बोल के बाहर निकाल दो। सो T में से ये T1 गया, T2 गया, T3 गया, तो जो बचेगा वो C1 होगा, जिसकी क्रेडिट हम अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाएंगे। इनफैक्ट T1, T2, T3 तो जीएसटीआर 2 में ही डिसअलाउ हो जाएगा, तो जो बचेगा वो हमारा C1 विच इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाने वाला क्रेडिट है। ये जो क्रेडिट आया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के रिगार्डिंग, उसमें से हम और बाइफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम T4 बाहर निकाल देंगे। याद रखना T4 क्या है, एक्सक्लूसिव टैक्सेबल के रिगार्डिंग वाला क्रेडिट। उसको बाहर निकालने का रीजन T1, T2, T3 से अलग है। T1, T2, T3 को बाहर निकाला था क्योंकि वो क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए। T4 को बाहर निकाला है क्योंकि उसका क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, उसका तो फुल क्रेडिट मिलना चाहिए, बट द पॉइंट इज मुझे आगे जो कैलकुलेशन करना है वो कॉमन क्रेडिट बेस करना है। सो मुझे आगे कॉमन क्रेडिट बेस कैलकुलेशन करना है, तो मुझे कॉमन क्रेडिट ढूंढना पड़ेगा, और वही ढूंढने के लिए मैंने T4 को बाहर निकाल दिया है। अब जो कॉमन क्रेडिट मिला इज व्हाट वी कॉल्ड एज C2। ये C2 में से कुछ अमाउंट अदर देन बिजनेस के रिलेटेड है, कुछ अमाउंट बिजनेस के रिलेटेड है, बिजनेस में भी कुछ अमाउंट टैक्सेबल के रिलेटेड है, और कुछ अमाउंट एग्जाम के रिलेटेड है। तो मुझे क्या करना है, तो कि जितना अदर देन बिजनेस के रिलेटेड है वो निकालो, जितना बिजनेस में एग्जाम के रिलेटेड है वो निकालो। सो कॉमन में से जितना अदर देन बिजनेस बाहर निकालूंगा, जितना एग्जाम बाहर निकालूंगा, जो बचेगा वो कॉमन में से टैक्सेबल वाला क्रेडिट होगा, और वो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो वही बाहर निकालने के लिए हमने D1 ढूंढा और D2 ढूंढा। याद रखना ये दोनों के दोनों D1 एंड D2 डीमिंग फिक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। D1 क्या डीमिंग फिक्शन पे वर्क करता है, तो कि टोटल टर्नओवर में से जितना एग्जाम टर्नओवर होगा, कॉमन क्रेडिट में से उतना ही एग्जाम के रिलेटेड होगा, और वही डिसअलाउ होगा। और D2 के अजम्पशन पे वर्क करता है, तो कि टोटल कॉमन क्रेडिट में से 5% बाय डिफॉल्ट इनएलिजिबल क्रेडिट है रिलेटेड टू अदर देन बिजनेस। तो ये दोनों कंपोनेंट आपके बाहर निकल जाएंगे, जिसका आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज टोटल एलिजिबल क्रेडिट। ढूंढने के दो रास्ते हैं, या तो C1 जिसका तुमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट लिया था वो अमाउंट, माइनस D1, D2, और the other option is make a total of T4 and C3। दोनों कैटेगरी में आपको एलिजिबल क्रेडिट मिल जाएगा। Now there are two provisos which are granted with regard to this rule. The number one rule is when you are talking about this calculation, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम लोग यहाँ पे E/F लेते हैं। विनाई से हम लोग E/F लेते हैं, तो D1 के कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, तो कि E/F क्या है, तो कि एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब कभी कभी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कि एक पर्टिकुलर मंथ का जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो उस मंथ के लिए मैंने एग्जाम और टोटल टर्नओवर की इंफॉर्मेशन ही नहीं दी होती है, और बिकॉज उस मंथ के लिए मैंने एग्जाम और टोटल टर्नओवर की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, या मान लो कि एक्चुअली उस महीने में एग्जाम और टोटल टर्नओवर है ही नहीं, ऐसा हो सकता है ना फ्रेंड्स। लाइक अगर नवकार की बात करें तो हम लोग थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बट फीस तो उनकी ये महीने में रिसीव ही नहीं हुए, फीस तो उनकी एक्चुअल कोई और मंथ में रिसीव हुई थी, तो इस महीने में एक भी रुपए का फीस रिसीव नहीं हुआ है, तो हमारा टर्नओवर 0 हो गया ये महीने का। सो स्कूल का टर्नओवर 0 हो गया, टैक्सेबल टर्नओवर फुल हो गया, या स्कूल का टर्नओवर फुल हो गया, टैक्सेबल टर्नओवर 0 हो गया, या दोनों का टर्नओवर 0 हो, तो इस महीने में E/F का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए लॉ में हमें यह बोला हुआ है कि जब कोई पर्टिकुलर मंथ का टर्नओवर अवेलेबल ना हो, तो यू कैन टेक टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और उस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर को बेस बना के आप अपना पूरा कैलकुलेशन करिए, और ये जो कैलकुलेशन होगा उसे हम प्रोविजनल कैलकुलेशन मान लेंगे, और वो प्रोविजनल कैलकुलेशन को हम एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एडजस्ट करने का मौका देंगे। वो एडजस्टमेंट कैसे होता है वो मैं आगे वाले प्रोविजंस में आपको समझाऊंगा। बट यस, यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन इफ यू डोंट हैव E/F ऑफ एनी पर्टिकुलर मंथ। मोर इंपॉर्टेंट एवरीवन, ये जो भी कैलकुलेशन हमने किया वो मंथली होगा। अगर मैं मंथली बेसिस पे टैक्स भरता हूं, अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स भरता हूं, तो ये पूरा कैलकुलेशन क्वार्टरली होगा। सो चाहे मंथली हो कि क्वार्टरली हो, बट ये सारे कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, ये सारे कैलकुलेशन मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्म करने के बाद
मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर अपना एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा। सो हर महीने में कुछ डिसअलाउ करता जा रहा हूं, बट अल्टीमेटली पूरे साल का एलिजिबल क्रेडिट किया या पूरे साल का इनएलिजिबल क्रेडिट किया, तो आई हैव टू कीप ऑन परफॉर्मिंग दिस एट द एंड टिल द एंड ऑफ द ईयर। और अगर कहीं पे भी वो क्रेडिट का कैलकुलेशन प्रोविजनल बेसिस पे हुआ है, दैट इज प्रीवियस ईयर बेस, तो उसके कारण एट द एंड ऑफ द ईयर कोई ना कोई एडजस्टमेंट अराइज होगा, जो मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा कि कैसे उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। विथ इंटरेस्ट है, विदाउट इंटरेस्ट है, क्या कंपोनेंट है। एक और प्रोविजन है फ्रेंड्स जो बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि हमारा जो D1 D2 है वो हम डीमिंग फिक्शन के ऊपर से वर्क करते हैं कि भाई कॉमन क्रेडिट में से जो इनएलिजिबल क्रेडिट्स होगा उसमें जो अदर देन बिजनेस वाला क्रेडिट है वो 5% फिक्स ही है, जो एक्चुअली एक डीम्ड अजम्पशन है, डीमिंग फिक्शन का रूल है। सिमिलर वे जो कॉमन में से जो एग्जाम के रिलेटेड वाला क्रेडिट होगा वो मैं E/F के टर्नओवर बेसिस के ऊपर जाता हूं, बट जो अगेन एक्चुअल अमाउंट हो वो जरूरी नहीं है। तो एक और स्पेशल क्लॉज बनाया गया है यहाँ पे, जहां पे बोला है कि अगर जो D1 D2 का तुम सेग्रीगेशन कर रहे हो वो अगर इनवॉइस लेवल पे ही पॉसिबल है, तो उस केस में आपको उससे कॉमन में लाके D1 D2 करने की जरूरत नहीं है, रादर आप उसको T1 T2 T3 T4 स्टेज पे ही सेग्रीगेट कर दो। कोई बोले माने, वापस बताता हूं फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, जो इनपुट सर्विसेज कॉमन है उसको C2 में लाते हैं और फिर C2 में से उसे D1 D2 बेसिस पे बाइफरगेट करते हैं, बट वो जो बाइफरगेशन है वो एक्चुअल नहीं है, वो डीम्ड रूल के हिसाब से हो रहा है। सो इट इज नॉट एन एक्चुअल कैलकुलेशन, इट इज डीम्ड कैलकुलेशन। अब लॉ ये कहता है कि अगर तुम एक्चुअल बेसिस पे ये बाइफरगेशन कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है इनवॉइस लेवल पे, कैसे वो मैं समझाता हूं, बट अगर इनवॉइस लेवल पे अगर तुम यही बाइफरगेट करके दे सकते हो कि आउट ऑफ कॉमन दिस मच रिलेट्स टू एग्जम्प्ट, दिस मच रिलेट्स टू अदर देन बिजनेस एंड दिस मच रिलेट्स टू टैक्सेबल, देन व्हाई यू वांट टू ब्रिंग दैट अंडर D1 D2 कैटेगरी, रादर आउट ऑफ कॉमन जितना एग्जाम के रिलेटेड है उसको T2 में डाल दो, जितना नॉन बिजनेस के रिलेटेड है उसको T1 में डाल दो, और जितना एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के रिलेटेड है उसको T4 में डाल दो। तो उसे पहले से ही T1 T2 और T4 में बाइफरगेट कर लो, उसे D1 D2 स्टेज पे ना लाओ। कोई बोले इसका कोई एग्जाम्पल, तो मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, एक फैकल्टी है जो नवकार इंस्टीट्यूट में 100 घंटे पढ़ाता है एक महीने के अंदर, तो जो 100 घंटे वो एक महीने के अंदर पढ़ाता है उसमें से मान लो कि इनवॉइस लेवल पे ही ये बाइफरगेशन दिया जा रहा है कि आउट ऑफ 100 आवर्स 40 hours relates to taxable services only. That means can I say कि common में से 40% of his bill relates to taxable supplies, and if it is related to taxable supply तो हम उसको वहीं से अलग कर देंगे T4 कैटेगरी में। सिमिलर वे मान लो कि 20 घंटे वो पढ़ाते हैं स्कूल में, तो कैन आई यूज द वर्ड एज कि आउट ऑफ हिज टोटल सर्विसेज 20% रिलेट्स टू स्कूल बिजनेस विच इज एग्जाम सप्लाई, तो हमें टोटल क्रेडिट में से 20% को सीधा T2 में ही डाल देना चाहिए, और बाकी का जो 40%, क्योंकि 40% टैक्सेबल के रिलेटेड है, 20% एग्जाम के रिलेटेड है, और बाकी का जो 40% टाइम है उनका वो रिलेट करता है टू टीचिंग आगम एट होम ऑफ हितेश्वर, एट द हाउस ऑफ हितेश्वर। देन इन दैट केस कैन आई से कि वो रिलेट करता है टू नॉन बिजनेस एक्टिविटी, तो हम उसे इनवॉइस स्टेज पे ही T1 में ले जाएंगे, ना कि उसे C2 में लाके D1 D2 कैटेगरी में बाइफरगेशन करेंगे। ये फैकल्टी की जो सर्विस है वो कॉमन है, बट कॉमन में से कुछ रिलेट करता है टू अदर देन बिजनेस, कुछ रिलेट करता है टू एग्जाम एंड कुछ रिलेट करता है टू टैक्सेबल। तो जितना टैक्सेबल के रिलेटेड है उसको पहले से ही T4 में डाल दो, जितना एग्जाम के रिलेटेड है उसको पहले से ही T2 में डाल दो, और जितना नॉन बिजनेस के रिलेटेड है उसको पहले से ही T1 में डाल दो। अगर ये बाइफरगेशन इनवॉइस स्टेज पे पॉसिबल है, तो अगर ये हो जाता है तो फ्रेंड्स उस केस में आपको उसे C2 में बता के D1 D2 स्टेज पे नहीं लाना है, एंड दैट इज टेक्निकली द एक्चुअल करेक्शन, आई मीन एक्चुअल कैलकुलेशन, जो 100% सही कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ये कोई डीमिंग फिक्शन वाले रूल पे वर्क करता नहीं है। अगर डीमिंग फिक्शन वाले रूल पे वर्क करे तो हम उसे D1 D2 में ले जाएंगे, अगर डीमिंग आई मीन लाइक एक्चुअल कैलकुलेशन अवेलेबल ना हो तो हम उसे कॉमन में ले जाके D1 D2 में बाइफरगेट
बाइफरगेट करेंगे। बट अगर एक्चुअल कैलकुलेशन इनवॉइस स्टेज पे ही अवेलेबल हो जाता है तो 110% उसे D1 D2 में नहीं लाना है, क्योंकि वो तो अजम्पशन बेस्ड है, जबकि T1 T2 T3 एक्चुअल बेसिस पे है। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हमें इनपुट सर्विस का कैलकुलेशन कैसे करना है। अभी भी उसके एडजस्टमेंट्स के प्रोविजंस बाकी है, बट वो एडजस्टमेंट्स के प्रोविजंस हम बाद में लेते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट 1 or 2 सम्स बेस्ड ऑन दिस, जो हमें आइडिया दे कि ये पूरा कैलकुलेशन एक्चुअल में कैसे परफॉर्म होता है। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.